Good evening, sir. Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। Good evening सभी लोगों को शुभ संध्या, नमस्कार। आज के इस लेक्चर की श्रृंखला में हम लोग ये जो सीरीज चल रहा था उसके आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। दस कक्षाओं का सीरीज हमारे बीच में चल रहा था। आज हम लोग उसके आखिरी चरण में हैं और आखिरी पड़ाव में पहुंचकर आर्ट के प्रगति और विकास के आखिरी चरण में भी हम लोग पहुंच रहे हैं। ये वर्तमान की दृष्टि में आखिरी चरण है। डेवलपमेंट की श्रृंखला की बात करें तो आर्ट का जो डेवलपमेंट है वह हमारे पास आकर रुक जाती है अभी कुछ समय के लिए, जब तक हम लोग हैं और हमारी गतिविधियां चल रही, संपादित हो रही हैं। यहाँ तक की यात्रा हमने शुरू की थी प्री हिस्टोरिक से लेकर के बहुत सारे चरणों को पार करते हुए, बहुत सारे पड़ावों पर रुकते हुए, चर्चा करते हुए, विचार विमर्श और डिस्कशन के साथ अब हम अगली कड़ी में पहुंचते, अगली और आखिरी 10वीं कड़ी में, आर्टिस्ट्स एंड न्यू ट्रेंड्स, कलाकार और नया चलन। कलाकार को हम सभी जानते हैं शब्द, नए चलन, ट्रेंड्स का शाब्दिक अर्थ हिंदी में चलन होता है। और उस पर चर्चा करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत है वह ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट्स, कंटेम्प्रेरी न्यू ट्रेंड्स ऑफ आर्ट प्रैक्टिसेस, इंडिया एंड वेस्टर्न, इंडियन एंड वेस्टर्न, दोनों को एक संदर्भ में यह टॉपिक रखा गया है कि हम इसको समझें कि आर्टिस्ट क्या है, ट्रेंड्स क्या हैं, ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी क्या है। इस पर आज हम अपनी व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी पहली स्लाइड्स, जिसको परंपरा, जिसे हम ट्रेडिशन कहते हैं। ट्रेडिशन है क्या, परंपरा किसे कहते हैं, किसका तात्पर्य है यह? तो भारतीय संस्कृति में परंपरा शब्द अति प्राचीन तथा समृद्धिशाली है। ये बहुत ही रिच है, बहुत चीजों को अपने में समेटे हुए है। यह अनेक ज्ञान के भंडार को प्रस्तुत करता है। ज्ञान के जो भी भंडार हैं, जो भी विधाएं हैं, उन सबको यह अपने में समेट कर रखे हुए है। किसी आचार्य अथवा गुरु के सानिध्य में रहकर ज्ञान का अर्जन पारंपरिक ज्ञान कहलाता है। हमने घराने की बात की थी पिछले किसी क्लास में, तो वो गुरु के सानिध्य में रहकर और उसी नाम से आगे जाने जाते, अर्थात वह उसी ट्रेडिशन के फॉलोअर्स होते हैं। ऐसे वेस्टर्न आर्ट में भी हमने देखा है, वेनेसियन स्कूल्स, स्कूल ऑफ स्कल्पचर, गार्डन स्कूल ऑफ स्कल्पचर्स, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं। तो वह उनका छाप उस पर लग जाता है। जैसे बंगाल स्कूल की ही बात करें हम, तो वह छाप लगता है, अर्थात बंगाल स्कूल की परंपरा के हैं। तो केवल स्कूल नहीं, उसमें बहुत सारी गतिविधियां चल रही थी, उनकी परंपरा। तो गुरुओं के सानिध्य में रहकर जो कुछ भी ज्ञान अर्जन किया वो पारंपरिक ज्ञान कहलाता है। वैसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्वतः स्थानांतरित होने वाली संस्कृति को भी पारंपरिक संस्कृति कहा जाता है। वह संस्कृति के बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी, क्या है, क्या क्या उसके अवयव हैं, घटक हैं। तो वह पारंपरिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है। बहुत सारी परंपराएं, संस्कृति, वह सब परंपरा के अंतर्गत आती है और उन्हें पारंपरिक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में परंपरा विविध ज्ञान का वह भंडार है जो स्वमेव ही प्रवाहमान तथा निरंतर चलती रहती है। अर्थात वह ज्ञान जो अपने आप चलती रहती है, प्रवाहमान है, निरंतर। इसका शाब्दिक अर्थ बिना व्यवधान के श्रृंखला रूपी में जारी रहना, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रोक टोक के, वह श्रृंखला रूप में चली आ रही है। हमारे पूर्व दादा से दादा के पास, दादा से पिताजी के पास, पिताजी से हमारे पास, हमारे साथ हमारे बच्चों के पास, फिर उसके आगे वह अपने आप चली जाती है। तो वो निरंतरता उसकी है, वह सातत्य गतिमान है उसमें।
तो यह सामाजिक विरासत का अभौतिक अंग है जो हमारे व्यवहार के स्वीकृत तरीकों का द्योतक भी है। यह सामाजिक विरासत जो लेगेसी होती है, जो पारंपरिक रूप में हमें मिलता है, उसका ये अभौतिक अंग है, फिजिकली नहीं है, वो अदृश्य रूप में भी चलती चली जा रही है और स्वीकृत तरीकों का यह द्योतक है। जो भी व्यवहार है, प्रक्रिया है, क्रियाकलाप है, वह हमारे क्रियाकलापों में दैनंदिनी में स्वीकृति उसकी मिलती है, उसी का यह परिचायक है परंपरा। परंपरा को सामान्य अर्थ में अतीत के विरासत के आशय में भी समझा जा सकता है। अर्थात अतीत का विरासत, ऐतिहासिक धरोहर जिसको कहते हैं, वह भी हमारी परंपरा का ही अंग है, उसे भी हम परंपरा कह सकते हैं। बल्कि कुछ विद्वान सामाजिक विरासत को ही परंपरा की संज्ञा दे देते हैं। कुछ विद्वान जो सामाजिक विरासत है उसको परंपरा की संज्ञा देते हैं, जबकि यह सामाजिक विरासत नहीं है, अपितु उसका एक अंग मात्र है। समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें परंपरा एक है, सारी चीजें नहीं होती, इसलिए उसका एक अंग कह सकते हैं, जबकि यह एक अंग मात्र है। परंपरा पर अनेक विद्वानों की परिभाषाएं भी सामने आते हैं, किंतु हमारा उद्देश्य मात्र कला के परिप्रेक्ष्य में पारंपरिक पक्ष को जानना है, अस्तु यहाँ इसकी विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है। हमने यह बहुत ज्यादा डिटेल नहीं रखा परंपरा को, नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उदाहरण हमारे समक्ष हैं, किंतु हम बहुत सारे विषयों पर आज चर्चा करनी है, तो हम इसको संक्षेप में रखते हैं। अस्तु यह इसके विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। यह परंपरा हिंदू, बौद्ध, जैन तथा सिख सभी में पाई जाती है। यह ज्ञान का निरंतर प्रवाह है, जिसमें आध्यात्मिकता, धर्म, दर्शन, शिक्षा के साथ कलात्मक गतिविधियों का प्रवाह व विकास समाहित है। इसमें ये सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे लिए जो है वह कलात्मक गतिविधियों का निरंतर प्रवाह वास्तव में वह परंपरा का एक महत्वपूर्ण घटक है, एक महत्वपूर्ण अवयव है। परंपरा के अंतर ही हम कला विकास के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास क्या करते हैं। ये पारंपरिक कला अनेक रूपों में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है और इसके इतर की कला दूसरी धारा समकालीन को मानते हैं, जिसमें भी कला के अनेक प्रयोग और व्यवहार सामने आते हैं। दो धाराएं जो हम आज समकालीन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पारंपरिक कला की बात करते हैं, ट्रेडिशनल आर्ट, जिसके बहुत ही पास लोक कला होती है। बिल्कुल एक नहीं होती, लेकिन बहुत ही पास होती है। तो इसके अतिरिक्त जो कलाएं हैं वह समकालीन कला होती हैं और वह भी हमारे समाज में, हमारे कला परिदृश्य में, परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रयोग और व्यवहार के रूप में सामने आती है। कोई एक ही समकालीन कला के स्टाइल हो, शैली हो, चलन हो, ऐसा कतई नहीं होता। यदि परंपरा अतीत को प्रस्तुत करती है तो समकालीन वर्तमान को व्यक्त करता है। क्लियर कट है। परंपरा में अतीत के संरक्षण देख सकते हैं हम। वास्तव में अतीत का वो झरोखा है, वह विंडो है जिसमें आप झांक सकते हैं अतीत में, किंतु जो समकालीन है वह निश्चित रूप से वर्तमान है। हमारे समकालीन मतलब हमारे वर्तमान में जो भी है 2, 4, 10, 20 साल का हो सकता है, लेकिन हम देख तो रहे हैं उनको, हमारे साथ वो चली आ रही है ट्रेंड्स, तो वह समकालीन कला कहलाती है। कला के संदर्भ में इन दोनों का सम्यक ज्ञान कला और कलाकार दोनों के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। कला के संदर्भ में हमको चाहिए कि हम पारंपरिक कला का भी अध्ययन करें, लोक कला का भी अध्ययन करें, साथ ही समकालीन और बदलते परिवेश में जो कला की विचारधाराएं, अवधारणाएं परिवर्तित हो रही हैं, जो आधार ले रही हैं, जो पुरातन को छोड़ नवीनता को स्वीकार कर रही हैं, उन्हें भी हमें समझने की आवश्यकता होती है। उससे हम जुड़े रहने से हमारा तादात्म्य बना रहता है कला के विकास के संग संग। अतः आज इस व्याख्यान में कला व कलाकार के पारंपरिक तथा समकालीन परिदृश्य को व्यक्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। पारंपरिक कला एवं कलाकार, थोड़ी सी चर्चा हम कर देते हैं। यद्यपि लोक कला तथा पारंपरिक कलाओं में भिन्नता पाई जाती है, तथा पारंपरिक तथा समकालीन दोनों ही कला शाखाओं ने मिलकर भारतीय कला को समृद्धि प्रदान की है। दोनों में मौलिक भिन्नताएं हैं तथा बहुत पास पास हैं, किंतु उसके बाद यदि हम देखें पारंपरिक और समकालीन की बात करें तो यह दोनों ही कलाएं या दोनों ही शाखाएं कला की निरंतर प्रवाह मान रही है और भारतीय कला को समृद्ध बनाने में इनका सहयोग रहा है। अतः इनकी आवश्यकता अनुसार चर्चा भी आती है, हम उस पर विचार करते हैं, उसका अध्ययन विश्लेषण करते हैं। लोक कला
एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक स्वतः हस्तांतरित होती है। बड़ी बात है कि लोक कला अपने आप चली आती है, उसको कोई सीखता या उसमें कोई बदलाव या संशोधन की आवश्यकता भी महसूस नहीं की जाती है। हाँ, माध्यम और प्रस्तुति के आधार जरूर बदल रहे हैं और वह समय की मांग होती है, इसलिए इसके बदलने की आवश्यकता भी होती है। जबकि वर्तमान पीढ़ी पारंपरिक कला को समकालीन स्वरूप में ढालकर उसका समकालीन औचित्य स्थापित कर प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। पारंपरिक कला वह लोक कला ही यदि है तो पारंपरिक कला में क्या अंतर हो जाता है कि उसे हम समकाल परिदेश में, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है हमारा, जो आज का समय है, उसमें हम लेते तो हैं किंतु उसमें बदलाव करते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन तय करते हैं, उसका औचित्य निर्धारित करते हैं, क्या यह रिलेवेंस है, तब जाके उस कला को प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए वह पारंपरिक कला के लिए चली तो आती है, जिसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की आवश्यकता होती है और स्वीकार्यता भी रहती है। इस प्रकार से लोक कला अपने पुरातन संदर्भ व अर्थ को बताते हैं या बनाए रखते हैं, तो वर्तमान में अपना अर्थ और औचित्य खोज लेती है। तो समकालीन कला वर्तमान में अपना अर्थ और औचित्य खोज लेती है। इन कलाओं से संबद्ध कलाकारों को पारंपरिक कलाकार की संज्ञा दी जाती है। जो ट्रेडिशनली हम कहते हैं ट्रेडिशनल आर्ट, तो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट भी होंगे, तो जो इनसे जुड़े होते हैं कलाकार, उन्हें पारंपरिक कलाकार की संज्ञा दी जाती है, जो हमारे गांव अथवा सुदूर क्षेत्रों में रहकर अपनी कला साधना में रत रहते हैं। आज ऐसे कलाकार नगरीय क्षेत्रों में भी अपनी जीविका के लिए वास करते हैं, किंतु उनकी मौलिक छवि पारंपरिक कलाकार की ही रहती है। ऐसा नहीं है कि केवल सुदूर गांव के क्षेत्रों में ही पारंपरिक कला या ट्रेडिशनल आर्ट डेवलप होती है या उसका व्यवसाय होता है या उसकी प्रस्तुति होती है। वह शहर में भी हो सकता है। नगरीय क्षेत्रों में वास करने वाले भी वैसे लोग हो सकते हैं जो अपनी जीविका के लिए इन कलाओं को साधन का माध्यम बनाते हैं और उससे अपना उदरपूर्ति करने का प्रयास करते हैं, किंतु इनकी मौलिक छवि पारंपरिक कलाकार की ही रहती है। किंतु उनकी जो छवि है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वह पहचान उनकी पारंपरिक कलाकार की ही रहती है। ये पारंपरिक कलाकार अतीत को सहेज कर निरंतर उसे प्रवाहमान बनाने के कार्यों को संपादित करते रहते हैं। जो ये ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है, ये जो अपनी अतीत की बात है, जो हिस्ट्री हो चुकी है, उनकी विषय वस्तुओं को सहेजते हैं, उन कला परंपरा को समेट कर रखते हैं और फिर वर्तमान में उसे औचित्यपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर उसे निरंतर प्रवाहमान बनाए रखते हैं, अर्थात उनका संपादन उनके द्वारा होता है। इन्हीं के दृष्टिगत आगे कुछ पारंपरिक कला तथा पारंपरिक कलाकारों पर विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। भारतीय पारंपरिक लोक चित्रकला, फिर आती है पारंपरिक ट्रेडिशनल फोक आर्ट्स, जो हमारे देश में हैं, बहुत सारे हैं। अनेक विविधताओं भरा, भिन्नताओं भरा आचार विचार, सोच समझ, साहित्य, वेशभूषा, वाणी सब हमारे देश में विभिन्न रूपों में प्रचलित है। तो हमारी लोक कला कैसे एक हो सकती है या पारंपरिक लोक कला जो वो भी एक नहीं होगी, उसमें विभिन्नताएं हैं। कला मानव सौंदर्य भावना का परिचायक होती है और यह मानव संस्कृति की उपज है। संस्कृति का एक अंग कला है। हम सामान्यतः कला एवं संस्कृति की बात करते हैं, चर्चा भी होती है, किताबें भी आप देखेंगे कला एवं संस्कृति, लेकिन संस्कृति का एक अंग कला होती है, बल्कि कला का एक अंग संस्कृति नहीं कहते। तो विशाल संस्कृति का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत उसकी एक घटक, एक अवयव के रूप में कला है। भारत एक प्राचीन संस्कृति वाला देश है, जिस कारण यहाँ कला व संस्कृति में लोक कला का अद्भुत समन्वय दिखता है। जब भारत की बात करते हैं तो यहाँ विशालता के साथ है प्राचीन भी हमारी सभ्यता संस्कृति है और संस्कृति में लोक कला का अद्भुत समन्वय दिखता है। बिना लोक कला के अध्ययन से भारतीय संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। किसी भी क्षेत्र या स्थान की जातियों व जनजातियों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलाई या चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक कला की संज्ञा दी जाती है। भारत जैसे विशाल देश में विभिन्न प्रांतों में विभिन्न रूप व स्वरूप में लोक कला का विस्तार का अभ्यास प्रयोग देखा जा सकता है। इन्हीं विभिन्न नामों से संबोधित भी किया जाता है। बहुत सारे नाम से हम इन लोक कलाओं को जानते हैं, क्षेत्रानुसार, उनकी प्रस्तुति के अनुसार या उनके विषय वस्तुओं के आधार पर या उनकी जातियों के आधार पर। यहाँ संक्षेप में कुछ आंचलिक तथा क्षेत्रीय लोक कला को नमूने के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। हम
पारंपरिक और लोक कला की बात कर लेते हैं पहले, फिर हम समकालीन पे आएंगे। तो हम सभी मधुबनी शैली को अच्छी तरह से जानते हैं। यह लोक कला शैली परंपरा रूप में अब डेवलप होती चली गई है और एक शैली का नामकरण इसे मिल चुका है। तो यह बिहार के साथ समस्त नेपाली मिथिलांचल क्षेत्र की कला के रूप में संपूजित है। इसका निर्माण व सृजन समाज में सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सवों में सहज ही देखा जा सकता है। आज यह समृद्धशाली कला शैली किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सदियों से इन्हें मिथिला के महिलाओं द्वारा संरक्षित तथा संपोषित किया जाता रहा है। इस कला के प्रमुख कलाकार के रूप में सीता देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, बउआ देवी झा, गोदावरी दत्त, दुलारी देवी आदि का नाम सम्मान, श्रद्धा तथा गर्व से लिया जाता है। इन सारे कलाकारों को पद्मश्री या पद्म पुरस्कार मिल चुका है और भी इसके इतर कलाकार हैं, लेकिन हम पहले से जानते हैं पारंपरिक या जो हमारी डोमेस्टिक आर्ट भी इसे कई बार कहते हैं, वह हमारी घर की गांव की महिलाओं द्वारा ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती गई है। ये दो चित्र, इसमें पहले चित्र ऊपर वाले में हम देख रहे हैं लैंडस्केप है। मधुबनी पेंटिंग्स में लैंडस्केप का चित्रण नहीं होता है, तो उस स्टाइल में लैंडस्केप को प्रयास किया गया है चित्रित करने का। और दूसरी रास, भगवान कृष्ण और गोपियों से संयुक्त ये कलाकृतियां हैं, उस पर आधारित है, बेस लाइन ड्राइंग है। इसमें कलर भरे हुए हैं। इसको मधुबनी शैली में ब्राह्मण शैली के नाम से जानते हैं या जितवारपुर शैली के नाम से जानते हैं, जबकि यह कायस्थ शैली कहलाती है या राठी शैली के नाम से जाते हैं। इनमें आप देख रहे हैं रेखाएं ज्यादा प्रयोग की गई हैं और इनमें रंगों से भरी हुई आकृतियां हैं। तो ये मधुबनी शैली आज रिच है, समृद्धशाली है, इनके विविध आयाम है, इनकी अपनी कोहबर पेंटिंग की अपनी महत्ता है, तो इनकी फ्लोर पेंटिंग की अपनी महत्ता है। कोहबर पेंटिंग में बहुत सारे दैवीय चित्रों को बनाया जाता है, देवी देवताओं को बनाया जाता है तथा गृह जीवन में प्रवेश करने वाले वर वधु को आशीष के लिए बहुत सारे प्रतीकात्मक विषयों को भी निरूपित किया जाता है। यह पूरी मधुबनी शैली वनस्पति, जीव जंतु, देवी देवता, नवग्रहों आदि सभी को अपने में समाहित करके चलती है। आरंभ में दीवारों पर सृजित होने वाली इस कला में हम देखते हैं कि वनस्पतीय रंगों का प्रयोग होता था, वेजिटेबल्स कलर्स का प्रयोग होता था, या कभी कभी किचन कलर, जो घर के रसोई में जो कलर बनाई जा सकते हैं वहां की सामग्रियों से, मसाले से या दूसरे चीजों से, उनका इसमें प्रयोग होता था। आज यह मधुबनी शैली अपने विषयों में बदलाव ले आई है। आधार या जिसे हम सपोर्ट कहते हैं उसमें भी बदलाव आ गया है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी पल्लवित तो हो रही है, साथ में इसके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हो रही है और गांव के घर से निकलकर दहलीज पार करते हुए यह 7 समुद्र पार जाकर वहां के बैठक खानों में सुसज्जित हो रही है। यह मधुबनी शैली है। इसके साथ बाद हम दूसरी शैली पे आते हैं। इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, फिर कभी अवसर मिलेगा तो एक लंबा क्लास या बड़ी कक्षा इस पर संपादित की जा सकती है मधुबनी शैली पर। इनके एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने सारे कलाकारों का नहीं डाला है, क्योंकि हम आज आर्टिस्ट के बारे में भी चर्चा करने जा रहे हैं, करने का प्रयास है इस क्लास के द्वारा। तो एक सैंपल के रूप में, नमूने के रूप में हमने अभी दुलारी देवी को लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुलारी देवी कर्पूरी देवी के यहाँ काम करती थी, उनसे उन्होंने सीखा। एक जो सो कॉल्ड निम्न वर्ग के समुदाय से यह आती हैं और उन्हीं के संग सीख सीख के उनके का सहयोग करते हुए आज यहाँ पहुंची कि इन्हें पद्म पुरस्कार मिला है। तो लोक कला इन्हीं के बीच फलती फूलती है और इन्हें सम्मानित किया जाना एक लोक कलाकार के रूप में भी लोक कला को भी गौरव प्रदान करता है। इसलिए हमने एक दुलारी देवी को रखा है। इसके साथ सभी कलाकार बड़े अच्छे सिद्धस्त रहे हैं। वर्तमान में यह नाम ज्यादा लोकप्रिय है। इससे पहले कुछ 2-3 साल पहले ही गोदावरी दत्त को मिला था, उससे पहले बउआ देवी झा को मिला था। ये 3 पुरस्कार अभी इधर मिले हैं, उससे पहले बाकी और कलाकारों को मिल चुका है। इसी के साथ हम देखते हैं, मैं चर्चा कर लिखा है कि बहुत सारे क्षेत्र या प्रांतों में हम देखें तो अलग अलग प्रांतों में पारंपरिक कलाओं का अपना प्रचलन है, अपनी उपयोगिता है। और यह तो सत्य है कि सभी पारंपरिक कलाएं या लोक कलाएं हमारे धार्मिक,
अथवा सांस्कृतिक अनुष्ठानों की उपज होती है। अर्थात धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान में यह कला सृजित की जाती है। बिना इसके सृजन से कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। तो सभी लोक कलाओं का कमोबेश यही कार्य है। लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अवयव होने के कारण इनमें लौकिक तत्व और लोक सांस्कृतिक परंपरा को सहज ही देखा जा सकता है। उन्हें निरूपित किया जाना उनकी मौलिकता है। उड़ीसा का पटचित्र, बंगाल के भी पटचित्र हैं। हमने बंगाल के लिए कालीघाट चित्र रखा है इस सीरीज में, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, किंतु बंगाल के पटचित्र भी हैं। पटचित्र का अर्थ क्या है? हमने पढ़ाई की हुई है। पटचित्र उड़ीसा का हमने लिया है, जो रघुराजपुर या पुरी के आसपास जगन्नाथपुरी या और भी जगहों पर यह अस्तित्व में आज भी है। प्राचीनकाल में तो काफी समृद्धशाली हुआ करती थी, आज भी इसके चितेरे मौजूद हैं और इस पे कार्य होता है। पट का मतलब स्वतः विशाल हो जाता है। हालांकि यहाँ कपड़े की बात आई है, अर्थात कपड़ा और उस पे चित्रकारी, तो ठीक है, लेकिन विशालता होती है। पट का अर्थ वस्त्र अथवा कपड़ा होता है और इस पर चित्रों की रचना की जाती है। अर्थात कपड़े व टुकड़े पर या उसके टुकड़े पर रचित चित्र को हम पट चित्र की संज्ञा दे सकते हैं, जिसे ओडिशा का पट चित्र कहा जाता है। यह हिंदू पौराणिक गाथाओं या कथाओं का जटिल रूप पर आधारित है। ओडिशा में रघुराजपुर के चित्रकारों द्वारा पारंपरिक रूप से यह आज भी निर्मित होती है। इस चित्रकला में देवी सुभद्रा, बलराम, भगवान कृष्ण के रूप में जगन्नाथ, दशावतार तथा कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को दर्शाए जाने की परंपरा आज भी प्रचलित है। यह चित्र विधा का श्री जगन्नाथ पंथ तथा पुरी में मंदिर परंपराओं से निकट संबंध है। इसकी शुरुआत 12वीं सदी में मानी जाती है। अर्थात भगवान कृष्ण या उनसे संदर्भित सभी के चित्र इसमें बनाए जाते हैं आज भी। और पटचित्र एक विशालता लिए हुए होती है, बड़े आकार में होती है। ये स्क्रोल पेंटिंग के रूप में भी होती है, जो लपेट कर जिसकी प्रस्तुति होती है, उस प्रकार से भी इन चित्रों को सृजित किया जाता है। हम देख सकते हैं इसमें जो भी लोक कलाएं हैं, सामान्यतः उनमें चटक रंगों का समावेश होता है, प्राथमिक रंगों का प्रयोग होता है। ये आप देख रहे हैं, एक कलाकार जो अपने चित्र दिखा रहे हैं, इसमें भगवान बलराम, कृष्ण और सुभद्रा, जगन्नाथ और सुभद्रा की तस्वीर है, बनी हुई है। इसके बाद हम उड़ीसा से चलते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र है, अभी मैंने सैंपल के रूप में थोड़े थोड़े रखे हैं। पिथौरा चित्रकला, इसे भी आप लोगों ने सुना होगा। कोई नवीन चीज मैं लेके आया हूं ऐसा कतई नहीं है। हाँ, एक संकलित रूप में आपके समक्ष है, जो संकलन किया गया है, वो अच्छा लगेगा। एक साथ इसमें सारे ज्ञान को समाहित करने का, सारी जानकारियों को रखने का प्रयत्न आपके समक्ष है। यह गुजरात के राठवास, नायक तथा भील जनजातियों की पारंपरिक चित्रकला है। यह भी एक पारंपरिक चित्रकला जो आदिवासी जनजातियों द्वारा है, जैसे गौड़ की होती है, वर्ली की होती है, ऐसे ही यह गुजरात में प्रचलित है। यद्यपि इसकी उपज मध्य प्रदेश से होती है, किंतु प्रचलन इसका गुजरात में ज्यादा दूर तक फैला है, ज्यादा विस्तार लिए हुए है। इनका संबंध कला के बजाय अनुष्ठान से है। तो अभी हमने चर्चा की, लोक कला चाहे कोई भी हो, बिना व्रत, पूजा, उपासना, अनुष्ठान के वह पूर्ण ही नहीं होती, बल्कि सृजित भी नहीं होती थी। पहले उन्हीं में सृजन ही इसका होता था, अदरवाइज इसके निर्माण की कोई अवधारणा, कोई आवश्यकता ही नहीं होती थी। तो वह अनुष्ठान आदि के रूप में सृजित होती है। यह मध्य प्रदेश के पिथौरा क्षेत्र के से उद्भूत प्रतीत होती है। यह भील जनजाति मध्य उनके सबसे बड़े त्योहार पिठौरा पर घर के दीवालों पर बनती है। उनका जो एक त्योहार है ही पिठौरा है, और पिथौरा क्षेत्र भी है, तो इन सबको मिलाकर जैसे वर्ली की बात करते हैं उसी टाइप के इनका भी प्रचलन है, दीवालों पर बनाई जाती है। तो सारी पारंपरिक कलाएं, क्लासिकल आर्ट भी देखें तो, या प्रागैतिहासिक कालों की बात करते हैं तो सारी कलाएं दीवाल पर ही सृजित हुई। दीवाल का स्वरूप जो भी रहा हो, चाहे वो पत्थर का रहा हो, कच्ची मिट्टी की रही हो, पक्के दीवाल हो, या और कोई टेम्पररी दीवाल हो, दीवाल ही पेंटिंग्स का एक माध्यम रहा, आधार रहा।
इस कला का प्रचलन बड़ौदा के पास तेजगढ़ तथा छोटा नागपुर जिला में भी देखा जा सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में ये आदिवासी जनजातियों की बाहुल्यता है, उनका रहन सहन है, तो ये उत्सव त्योहार वहाँ मनाए जाते हैं और वहीं इन चित्रकला को प्रश्रय भी दिया जाता है। तो एक पिथौरा कला आपके समक्ष है, जो एक तरीके से गुजरात की प्रतिनिधि है। दक्षिण की बात करते हैं तो दक्षिण की मूर्तिकला बहुत पॉपुलर हुई है। हमने पहले भी कहा है, वहाँ ग्रेनाइट के हार्ड स्टोन के स्टोन दो प्रकार के होते हैं और उसमें सॉफ्ट और हार्ड की बात करते हैं। तो ग्रेनाइट हार्डेस्ट रॉक कहते हैं हम लोग कला के क्षेत्र में, और उन पर अधिकांश मूर्तियां प्रतिमाएं दक्षिण में बनी हैं और सभी हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रदर्शित करती हुई हैं। उसी तरीके से एक चित्रकारी प्रथा वहां पर है जिसे हम कलमकारी चित्रकला कहते हैं। ऐसा नहीं कि हम कलमकारी को नहीं सुना होगा हमने। तथा कलमकारी क्या है? शब्द कलमकारी का अर्थ होता है कलम से बनाए गए चित्र। कलम मतलब पेन, और मधुबनी पेंटिंग्स में भी नीब से बहुत सारे काम होते थे, फाउंटेन पेन से या उसके जरिए क्रोकिल नीब का हमने जाना होगा। उसी टाइप से बांस की कलम बना करके दवात में इंक डुबो डुबो के पहले लिखा जाता था, राइटिंग परफेक्ट करने के लिए, राइटिंग परफेक्शन के लिए, कैलीग्राफी सीखने के लिए, और उन्हीं से चित्रों की संरचना भी की जाती थी है। तो आज भी कुछ जगहों पे यदि दीवारों पे चित्र बनती तो उनका प्रयोग करते हैं, या बहुत बारीक सिल्क के साड़ी और पर मधुबनी पेंटिंग बनती है तो उनका प्रयोग किया जाता है पतले लाइंस के लिए। तो ऐसे ही कलमकारी चित्रों की प्रक्रिया भी है। आवाज आ रही है? आप लोग सुन रहे हैं ना? यस सर, सुन रहे हैं सर। ओके ओके, यस सर, यस सर, यस ठीक है ठीक है। तो कलमकारी पर हम चलते हैं। यह भारत की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है और दक्षिण भारत की प्रतिनिधित्व करती है। यदि बात करें दक्षिण भारत की तो चित्र के क्षेत्र में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्रांतों की संरचना बहुत बाद में हुई है, तो ये कलाएं एक दूसरे प्रांत में भी प्रवाहमान है। वह प्रांत की बाउंड्री या सीमाओं को वो कलाएं नहीं समझती, भाषाएं नहीं समझती। यह कला शैली हस्तकला का प्रकार है जिसमें हाथ से सूती कपड़े पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है। एक तरीके से ब्लॉक प्रिंटिंग का इसमें प्रयोग होता है। कलमकारी शब्द का प्रयोग कला तथा कपड़ा अथवा आलेखन सभी के लिए किया जाता है। कलमकारी वस्त्र भी है, कलमकारी साड़ी भी है, कलमकारी डिजाइन भी है, कढ़ाई भी है, कढ़ाई तो नहीं के प्रिंटिंग कह सकते हैं। ये सारी चीजों में उनका प्रयोग होता है। कलमकारी आलेखन जिसे कहते हैं वो भी प्रयोग होता है। मुख्य रूप से यह कला भारत के आंध्र प्रदेश प्रांत के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम एवं ईरान में प्रचलित है। यह ईरान में भी इसका प्रचलन है। ये बड़ी बात है कि भारत के से पहले रहा हो या बाद में, ये शोध का विषय हो सकता है। इस कला की प्रक्रिया में वस्त्रों को पहले गाय के गोबर के घोल में डुबोकर रखा जाता है। एक दिन पहले गाय के गोबर से घोल बनाते हैं और उसमें डुबो कर रख देते हैं कपड़े को। अगले दिन इसे धूप में सुखाकर अच्छी तरह से सुखाया जाता है। फिर इसमें दूध, माड़, चावल की माड़, जो आजकल तो माड़ बनता ही नहीं है, कुकर में, प्रेशर कुकर में खाना बनता है, चावल पकता है तो पता ही नहीं चलता माड़ किसे कहते हैं। एक जमाना था जब अंगीठी पर लकड़ी के चूल्हे पर जलते थे और माड़ बर्तन से ऊपर के बाहर आता रहता था, उसको समेटा जाता था और फिर माड़ पसा के चावल और माड़ को अलग किया जाता था। वह माड़ पिया जाता था, मिठास होती थी उसमें, नमक और दाल का पानी डाल करके भी, और नहीं तो मवेशियों को, जो पालतू पशु होते अपने, उनको दे दिया जाता था। तो उस माड़ का प्रयोग या स्टार्च जो कहें, वास्तव में उस समय वो अलग हो जाता था। और उनकी माड़ी चढ़ाने की बात जब हम करते कपड़े में ना, तो उस जमाने में उसका प्रयोग भी कपड़ों पर, खास करके खादी और कॉटन के कपड़ों पर उसका प्रयोग होता था। तो लगभग वही प्रयास इसमें यहाँ पर है कि गोबर के बाद उनमें ये माड़, दूध या आज की घोल बनाते हैं और फिर डुबो दिया जाता है, अर्थात फिर से सुखाया जाता है और फिर सूखने के बाद उसे थोड़ा नरम करने के लिए लकड़ी के दस्ते से कूटा जाता है। इस प्रकार चित्रकारी करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पौधों, पत्तियों, वृक्षों के छाल, तनों आदि का प्रयोग किया जाता था। अर्थात अन्य लोक कलाओं के भांति ही कलमकारी कला में भी हम देखते हैं कि वनस्पतीय रंगों का ही प्रयोग होता था। आज परिवर्तन हो गया है, किंतु यह परिवर्तन स्वीकार्य है, हमारी विवेचना और आवश्यकता दोनों ही। तो देखिए कितना जटिल आलेखन, कितना बृहद कार्य इन कपड़ों पर, इन
पेंटिंग्स में हम देख रहे हैं। इसके अगले स्लाइड्स में देखिए कलमकारी डिजाइन साड़ी पे, इसलिए हमने रखा क्योंकि ये संस्कृति की बात, पारंपरिक विषयों की बात हम कर रहे हैं, तो यह हमसे जुड़ा हुआ है। केवल क्लोथिंग या टेक्सटाइल डिजाइनिंग हमसे अलग थोड़ी नहीं है, इसलिए हमने इसको ये रखा। देखिए तो कुछ चित्रों में कितनी गहन चित्रकारिता है इस पर, इन तीनों ही चित्रों में हम देख सकते हैं। जटिल आलेखन, वनस्पतियों, प्राकृतिक दृश्य, मयूर और पेड़, जो प्रकृति के द्योतक होता है, हमेशा ही कला उसका संपोषक संपूजक रहा है। कला प्रकृति से कलाकार भी अलग नहीं होता, कला भी नहीं अलग होती है, तो ये बड़ी बात होती है कलाकारों के संग। फिर हम आते हैं कालीघाट के चित्र। कालीघाट पेंटिंग्स हमने पढ़ा है बंगाली स्कूल, या उससे पहले कालीघाट पेंटिंग्स काफी पॉपुलर था। कलकत्ता में कालीघाट काली मंदिर है, कालिका मंदिर, वहां पर काली मंदिर के आसपास जो चित्र रचना शुरू हुई थी, दीवानों पर बनी या दूसरे रूपों में प्रस्तुत हुई, उन सबको हम इसके अंतर्गत समाहित करते हैं, समाविष्ट करते हैं। पर इस पारंपरिक कला का उद्भव लगभग 19वीं सदी में कोलकाता के कालीघाट मंदिर में माना जाता है। अर्थात जैसे अभी हमने उड़ीसा के पटचित्रों को देखा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर या जगन्नाथ ट्रस्ट या ऐसे ही पंथों से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही इसका उद्भव ही कालीघाट के मंदिर से, काली मंदिर से ही हो रहा है। तो मंदिर से होने के कारण स्वाभाविक है इसमें जितने भी विषय होंगे देवी देवताओं से संदर्भित या मंदिरों से संदर्भित ही होंगे। इस चित्रकला में मुख्यतः हिंदू देवी देवताओं तथा उस समय के किंवदंतियों के पात्रों के चित्रण को देखा जा सकता है। हिंदू देवता तो पौराणिक आधार पर हैं ही, और खास करके शक्ति के रूप, चूंकि काली घाट है तो शक्ति के स्वरूप के रूप में विभिन्न देवियों का चित्रण विभिन्न स्वरूपों में वहां होता है, और उनसे जो किंवदंतियां प्रचलित थी, जो कथाएं प्रचलित थी, पौराणिक नहीं भी होने के कारण, यदि पुराण में उसका वर्णन नहीं है तो भी यदि प्रचलन में है, तो उन विषयों पर आधारित या उन कथानकों के पात्रों पर आधारित चित्रों का भी सृजन कालीघाट पेंटिंग्स के अंतर्गत देखा जा सकता है। प्राचीन काल में इस कला के चित्रकार विभिन्न देवी देवताओं को पट पर चित्रित करके घूम घूम कर, गा कर कथाओं को बताने का कार्य करते थे। अभी हमने उड़ीसा के पटचित्र देखे, तो कालीघाट के भी पटचित्र, ये भी चित्र विशाल होते थे, और इन चित्रों का विशालता आप समझ लीजिए 15-15 फीट, 20-20 फीट बड़े हुआ करते थे, और उनको लेके चलते थे एक जगह से दूसरी जगह, घूम घूम कर, गा करके, नाच करके, उस चित्र को बैकग्राउंड में रख करके प्रस्तुति की जाती थी, आगे मंचन किया जाता था, आगे अभिनय किया जाता था उस किसी पर्टिकुलर कथा पर, किसी किंवदंतियों को आधार पर कहानियों को नाटक के रूप में, अभिनय के रूप में प्रस्तुत होते थे, और पटचित्र पीछे बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि में हुआ करती थी। कई बार वह पटचित्र बदलते भी थे, और इन्हीं में आप देखें, इतिहास जब अध्ययन करें तो स्क्रोल पेंटिंग का भी समय था, जो पेंटिंग्स रोल में लपेट कर रखी जाती थी, और आगे कथानक करने वाले पात्र होते थे, पीछे बैकग्राउंड में यह लिपटी हुई पेंटिंग्स बड़ी लंबी लंबी 100 फुट की हुआ करती थी, और हर सीन के हिसाब से वह घुमा करके दो व्यक्ति उसको घुमाते रहते थे। जब भी बैकग्राउंड बदलना होता तो रोल को घुमा के बदल देते थे। ये सिस्टम था उस समय, ये लोगों को आकर्षित करने का। ये मेले में इसका प्रदर्शन होता था, या घूम घूम कर इसके चित्रों का प्रदर्शन, संग में कथाओं का प्रदर्शन होता था। एक प्रकार से यह चित्र मंच के लिए पृष्ठभाग का कार्य करता था, जिसके आगे चित्रकार स्वयं कथा को अभिनय गान के द्वारा प्रस्तुत करते थे। तो दो चीजों को हम एक साथ देख रखे हैं, ऑडियो विजुअल। ऑडियो तो आ गया, पात्र यदि बोल रहे हैं तो वो ऑडियो हो गया, और विजुअल पीछे के चित्र और उस पात्र का एक्शन, तो दोनों ही उसमें एक साथ प्रस्तुत हुआ करती थी। तो दोनों कलाओं का समग्र हम कह सकते हैं। ये कालीघाट के पटचित्रों की अपनी एक विशेषता है, पहचान है। ये भी कुछ कालीघाट के ही चित्र हैं, नमूने के तौर पर आप देख सकते हैं, पात्रों पर, कथाओं पर आधारित। ये लेफ्ट साइड वाली ये आकृति देखिए, और ये देखिए ना, तो सारी कथाओं पर हम देखें विभिन्न चित्र आप इसमें देख सकते हैं। रंगों का स्पंदन देखिए, ये रंग ये थोड़े से बाद में आए हैं, जिसमें थोड़ा सा बंगाली स्कूल का प्रभाव दिखता है, जबकि ये सब पुराने। ये देखिए लोक आकार इसमें,
बहुत ही सरल आकार में बनी हुई आकृतियां हैं। इसके बाद एक लोक या पारंपरिक कला की बात करते हैं हम तो वर्ली शैली, वर्ली चित्रकारी भी एक परंपरागत शैली में डेवलप होती चली जा रही है। उसकी भी महत्ता भारत में नहीं बल्कि दूसरों जगहों पे भी देख सकते हैं। कितनी विशालता है इसकी, बहुत चित्रकार इसमें काम कर रहे हैं। सिंपल है करने में, कोई एनाटॉमी को अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। अधिकांश चित्र ज्योमेट्रिक शेप पर आधारित है। उसमें भी खास करके त्रिभुज को लें, सबसे बड़ी उपयोगिता, सबसे अधिक उपयोगिता इन चित्रों में त्रिभुज का ही होता है। आप दो त्रिभुजों को जोड़ के आप देखिए, इसमें पशु की आकृति बना दी गई, दो त्रिभुज को जोड़ के मानव आकृति बन गई। ऐसे ही या पत्तों को या पशुओं को बनाने में कितना सिंपल और सरल आकार लिया गया है। रंग आप बैकग्राउंड में चाहे भी कोई भी कलर कर ले, वैसे सामान्यतः गोबर से लिपा हुआ दीवार होती है, किंतु कलाकार अपने मनचाहे तरीके से बैकग्राउंड रंग लेता है, शीट्स को या कपड़े को, उस पर पेंटिंग्स करते हैं। तो वर्ली शैली एक आकर्षण का केंद्र, आकर्षण विधा के रूप में डेवलप हो चुकी है हमारी पारंपरिक लोक कला के रूप में। इसका नाम भी आप लोगों ने सुना हुआ, थंका चित्रण। एक अच्छी कलाकृति, बहुत कम प्रयोग में होती दिख रही है अब, और संरक्षित भी कम ही है, किंतु बड़ी ही आकर्षक जटिलता के साथ यह पेंटिंग्स हमारे सामने आती है। हम देख रहे हैं बहुत अच्छे फिगर्स भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पुरानी पेंटिंग्स हैं तो कुछ डैमेज, कुछ धूमिल हो चुकी हैं, फेडअप हो चुकी हैं। तो ये एक तरीके से हम देखें तो ये कालीन जैसी लग रही है, ये भी कालीन जैसी लग रही है। मतलब इतने घने कार्य उसमें हुआ करते थे। रंगों का स्पंदन देखिए, कितने ब्लू रंग, राजसी रंग माना जाता है, अच्छे रंग लगाए गए हैं। थोड़े से येलो ऑकर्स ज्यादा प्रयोग दिख रहे हैं, पीले रंगों का ज्यादा समावेश है, व्हाइट भी है। तो यह थंका चित्रण है क्या, आपने सुना होगा। तथा हिमालय क्षेत्रों में, विशेषकर लेह लद्दाख तथा तिब्बत व नेपालीय भूभाग में भगवान बुद्ध तथा उनकी शिक्षाओं पर आधारित चित्रण की परंपरा को हम थंका चित्रण के नाम से जानते हैं। आज भी कुछ लद्दाख में चले जाए, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ स्थलों पर थंका पेंटिंग्स दिख जाते हैं, लेकिन बौद्ध मठ जो हैं, बौद्ध विहार जो वहां भी हैं, उनमें आप देख सकते हैं। इसे कुछ जगहों पर लामा चित्रण भी कहते हैं। यह चित्र विधा तिब्बती धर्म, संस्कृति, दार्शनिक मूल्यों को अभिव्यक्त करती। मूलतः यह कला तिब्बत से आई, और हम जानते हैं कि लामा शब्द हमारे यहाँ तिब्बत से आए। इनके गुरु आदरणीय दलाई लामा, हम जानते हैं कि तिब्बत से हमारे भारत में ही प्रवास पर हैं, वहां से भागकर यहाँ रह रहे हैं शरण लेकर के, और हम पूरा उनका सम्मान करते हैं। तो यह चीज वहां से यहाँ आई, कलाकृतियां भी उनके संग आई, और ये तिब्बत का प्रतिनिधित्व करती है। वास्तव में इन चित्रों को सूती वस्त्रों पर चटक रंगों के द्वारा किया जाता है। इसे बौद्ध चित्रकला की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि बौद्ध धर्म, दर्शन, शिक्षा पर आधारित यह इन चित्रों का सृजन होता है। उनके संदेश को प्रसारित करने के लिए प्रचार प्रसार मिले, विज्ञापन हो उसका, इसलिए इन चित्रों को बौद्ध चित्र नहीं कहते हैं। बहुत बारीक बारीक रंग से रेखाएं भी खींचते हैं इन चित्रों में, रंग भरने के साथ साथ। तो यह कला थंका चित्रण भी एक शैलीगत पारंपरिक कला के रूप में हमारे समक्ष आती है। ये कुछ और उदाहरण है, देखिए कितना ये नीला रंग कितना सुंदर, कोबाल्ट ब्लू के रूप में थोड़ा सा लिया, अच्छा, लेकिन ज्यादातर कलर देखें तो येलो ऑकर या येलो के टोन्स के रूप में, ब्राउन थोड़े बहुत का प्रयोग इन चित्रों में हम देख सकते हैं। ये देखिए कितना जटिल कार्य जिसमें है। ये भगवान बुद्ध या उनकी सहयोगी लोगों का, इसमें तो भगवान बुद्ध के बजाय हिंदू धर्म के देवी देवता लगते हैं। ऐसे ही बहुत सारे विषय, हम तो बुद्ध को 10वां अवतार ही मानते हैं, तो ठीक है, इस आधार पर चित्रों को हम देख सकते हैं। थंका पेंटिंग्स भी एक कला शैली, पारंपरिक लोक कला के रूप में हमारे समक्ष है। एक कलाकार का संदर्भ हम उसमें ले रहे थे, तो मैंने भूरी बाई को भी यहाँ आपके समक्ष रखा है। अभी दुलारी देवी की संग इन्हें भी पद्म पुरस्कार मिला था। तो आप देख सकते हैं, ये आदिवासी और जनजात की, इधर मध्य प्रदेश की आदिवासी कला की प्रतिनिधित्व करती हैं। कितना सिंपल आकृतियां, कितनी बड़ी बड़ी पैनल्स देखिए, स्वयं इतनी खड़ी हैं सामने, पूरी दीवार को ही उन्होंने चित्रों से रंगा हुआ है। इधर भी आप देख लीजिए, राइट हैंड में सारे चित्र कितने बड़े बड़े हैं उस पर दीवार पे, नीचे भी बॉर्डर्स बना हुआ अच्छे, तो इसमें भी बॉर्डर्स बहुत सुंदर, फर्श को भी लिया गया है। और यहाँ देखिए बिल्डिंग के संग संग ये कंस्ट्रक्शन, मतलब आर्किटेक्चर भी इस पेंटिंग्स में देख सकते हैं हम। आर्किटेक्चर काफी
ऊंची प्रतीत हो रही है, जिसमें सीढ़ियों का भी प्रयोग किया गया है। तो हम 3D इफेक्ट देने का चित्रों में प्रयास भूरीबाई के द्वारा, और आज हम स्मरण करते हैं भूरीबाई को भी पद्म पुरस्कार के लिए भी उनकी प्रशंसा करते हैं, लोक कला को की गति को की थाती को आगे बढ़ाते रहने के लिए। अब एक लोक कला का बहुत बड़ा पक्ष है भूमि चित्र, भू आलेखन, फ्लोर पेंटिंग्स। व्रत, उपासना, तीज त्योहार के लिए आरंभ हुई यह कला आज विविध रूपों में संपूर्ण भारत में विभिन्न नाम से प्रचलित है। हम मधुबनी शैली के अंतर्गत बिहार, नेपाल के क्षेत्रों में इसका नाम भूमि चित्र को अरिपन कहते हैं। कुमाऊं गढ़वाल के क्षेत्र में इसका नाम ऐफण कहते हैं। गोरखपुर में या उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में चौक कहते हैं। मथुरा में चले जाइए तो इन्हें हम साझी के नाम से जानते हैं। बुंदेलखंड में भी साझी कहते हैं। राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी साझी कहते हैं, लेकिन मारना शब्द वहां प्रचलन में है। आप मारना शब्द आपने सुना होगा, या फ्लोर पेंटिंग का ही एक एग्जाम्पल है। चित्रकूट में हम चले आते हैं, बुंदेलखंड का ही एक हिस्सा है, तो यहाँ पर इसका पर्याय हमें महबूलिया के रूप में मिलता है। थोड़ा और दक्षिण चलते हैं, राजस्थान से पश्चिम की तरफ चलते हैं, तो दक्षिण पश्चिम में आप चले जाइए तो गुजरात में यह साथिया के नाम से जानी जाती है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, किंतु यह रंगोली से भिन्न है। अब रंगोली महाराष्ट्र में रंगोली के नाम से जानते हैं। हम और नीचे चलते हैं तो दक्षिण में कोलम कहते हैं, आंध्रा में सुग्गू, तमिल में सुग्गू कहते हैं, आंध्रा में कोलम कहते हैं। ये सारे और ये थोड़े मिलते जुलते भी हैं। उड़ीसा में चले आते हैं तो ओसा कहते हैं, और फिर घूम के ऊपर आइए बंगाल में तो हम इसे अल्पना नाम देते हैं। इतने सारे विविध नामों का आपने सुना नहीं होगा एक साथ, सारे आप समझ सकते हैं, आपके जहन में रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं, लेकिन शब्द की अभिव्यक्ति का उद्देश्य एक है। शब्द लोक जन भावनाओं की अभिव्यक्ति है। सभी लोक परंपरा के निर्वाहक हैं। सभी लोक या अतीत संस्कृति, अतीत की संस्कृतियों के संवाहक हैं, संपूजित किया जाता है। अर्थात ये चित्र पूजा इनकी होती है। आप समझ सकते हैं, आप सिंपल सा भगवान की कथा करना चाहते हैं तो उसके लिए आलेपन बनाते हैं और उस पे भगवान को प्रतिष्ठित करके स्थान देते हैं, तो यह इनकी पूजा के रूप में प्रयोग होती है। तांत्रिक उपासना में या ज्योतिषीय सिद्धियों की प्राप्त करने में भी इन आलेखनों का प्रयोग होता है। आप देखते होंगे कई यज्ञ आहुतियां होने से पहले विभिन्न रंगों के चावल का प्रयोग किया जाता है। अक्षर, तिल, जौ, उड़द या दूसरे राई, इन सब का ज्यामितीय आकार बना के उसमें भरा जाता है। आपने देखा होगा। इनका प्रयोग क्यों? तो एक प्रतीकात्मक बोध है, यह उपासनाओं की पूर्ति के लिए। तो हम भूमि चित्र थोड़े थोड़े से इन सब पर, कुछ पर, सब पे तो नहीं कर सकते, कुछ पर हम चर्चा कर रहे हैं। भूमि चित्र परंपरा अड़िपन। अड़िपन, अड़ि मतलब दुश्मन और उसका अंत करना, दुष्प्रवृत्तियों से रक्षात अड़िपन बनाना, इनका उद्देश्य है। मधुबनी शैली में अड़िपन या फ्लोर पेंटिंग्स का कदापि उद्देश्य साज सज्जा नहीं है। अर्थात मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रंगोली केवल साज सज्जा के लिए बनती है, किंतु रंगोली जिस तरीके से साज सज्जा का पर्याय है, वैसी मधुबनी पेंटिंग का अड़िपन साज सज्जा के लिए नहीं है। हाँ, वह स्वागत करती है आकृतियां, देवताओं की, देवियों की पूजा उपासना के संदर्भ में जिनका भी आमंत्रण किया जाना होता है, जिनका आवाहन होता है, उनसे संदर्भित हम भू आलेखन बनाते हैं। इन भू आलेखने के 4 रूप आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये एक 5वें रूप में महिलाएं जो कर रही हैं, ये पूरे देवोत्थान एकादशी के दिन पूरे आंगन में चित्र बनाया जाता है। विभिन्न चित्रों से सज्जित आंगन आप घर घर देख के जा सकते हैं, जैसे लगता है कोई प्रतियोगिता आयोजित हुई। तो बड़ा ही आकर्षक होता है। केवल सफेद लाइन होते हैं, इसमें उंगलियों के सहारे लाइन होते हैं। अब ये देखते फ्री हैंड 3 उंगली, 2 उंगली से और 1 उंगली से भी एक अड़िपन बनता है। इसमें आप देखिए लाल लाल केवल डॉट जो दिख रहे हैं ना, ये केवल रेड डॉट्स इस्तेमाल होते हैं और कोई कलर भरा नहीं जाता है। सिंदूर की बिंदी जैसा लगा देते, वो भी अनप्लान्ड वे में। आप इनमें देख लीजिए, इनके अवयव भगवान के पांव बीच में रखे गए हैं, इधर शंख रखा गया है, इधर दूसरी चीज सूर्य और चंद्र, ये सभी नवग्रहों को प्रतिस्थापित करते हुए आलेखन है, अड़िपन है। रंगोली, रंगोली देखने नाम से ही मन में उत्साह आ जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन आकर्षित हो जाता है कि कितनी सुंदर बात ही, देखने से ही मन आह्लादित हो उठता है। तो वह रंगोली है। आप ये देख लीजिए कितने सुंदर रंगोली का प्रयोग है। विभिन्न रंगों के चूर्ण से यह बनाया जाता है।
चाहे वो मार्बल डस्ट का हो या आजकल तो सूजी से रंगीन कर लेते हैं, बहुत सारे बालू भी बनते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से रंगोली बनाई जाते हैं। इवन अनाज के दानों से रंगोली बनाए जाते हैं और वो भी बड़े आकर्षक बनते हैं। तो इन सब का रंगोली का देखें, ये महाराष्ट्र की देन है। महाराष्ट्र में रंगोली शब्द प्रचलन में है, थोड़ा बहुत आप वो सभी जगह फैल चुकी है। जैसे मधुबनी शैली भी आप दक्षिण में जाए तो किसी न किसी को बनाते हुए देख लेंगे, जैसे हम वर्ली शैली बना के चित्र बना देते हैं। तो यह अच्छी बात है कि एक जगह से दूसरी जगह इसका प्रचार प्रसार हो रहा है और हम सब भिन्नताओं के बावजूद एक होते जा रहे हैं। यही कला और पारंपरिक कलाओं का उद्देश्य भी तो है। तो ये विभिन्न तरीके से, ये थोड़े से स्टाइल में नए तरीके से रंगोली की संरचना। और आजकल तो आप रंगोली को देखिए, ट्रेंड्स, आगे हम ट्रेंड की बात करेंगे, लेकिन रंगोली में ट्रेंड्स देखिए, लैंडस्केप बन रहे हैं, पोर्ट्रेट्स बन रहे हैं, चित्रों के शैडोज उसमें आ रहे हैं, चित्र बनते हैं उसके शैडोज रंगोली में बनाते हैं। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड काम इसमें हो रहा है। तो इसमें भी ट्रेंड बदला है और इसी को बदलाव कहते हैं। स्वीकार्यता भी है इसमें, कलाओं के संदर्भ में इसको स्वीकार करना भी चाहिए। कोलम, जैसे हम कलमकारी की बात करते हैं तो दक्षिण में कोलम बनाए जाते हैं। आप देखिए, ये है कोलम, लेफ्ट साइड, राइट साइड कॉर्नर पे कितने बैलेंस्ड बने हुए हैं। ये किसी स्टेंसिल से नहीं बना हुआ है, फ्री हैंड बनाते हैं, आदत सी हो जाती है उनको, अभ्यास हो जाता है। आप यहाँ नीचे देख लीजिए, घर के सामने ये कोलम बना हुआ है और ये कोलम भी चावल के घोल से लिक्विड फॉर्म में बनते हैं। हाँ, इसमें रंगों का भी प्रयोग होता है, जबकि मधुबनी के अर्पण में रंगों का प्रयोग नहीं होता है। रंगोली तो बिना रंग के हो ही नहीं सकता, तभी तो उसकी अपनी मौलिक पहचान भी है। तो आप ये कोलम का एक सैंपल्स हैं कुछ, जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ संकलित करके, तो अच्छा लगा, तो अच्छी बात है। आपके संग्रह में भी रहेंगे एक साथ। ये कोलम इस प्रकार से बनाया जाए। ज्यादातर इसमें आप देखिए तो ज्योमेट्रिकल शेप्स में है, लेकिन चौकोर हैं, त्रिभुज हैं, जबकि मधुबनी में फ्री हैंड सर्कल है, उंगलियों का प्रयोग। तो इस प्रकार से इनकी अपनी पहचान होती, इनकी अपनी दूसरे की अपनी आइडेंटिफिकेशन है। तो सभी थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं, लेकिन उद्देश्य सबका एक है। ये देखिए, साझी, साझी शब्द आपने सुना होगा, लेकिन शायद इस तरीके से न देखा हो। मथुरा की साझी बहुत ही फेमस है। आपको पता है मथुरा की साझी मैंने से चर्चा की थी। मथुरा की साझी पानी पर भी बनाए जाते हैं। कैसे बनते पानी पे? तो एक लकड़ी के फ्रेम में, हम पानी में तैरती लकड़ी के फ्रेम तैराते हैं, या प्लास्टिक के फ्रेम हो सकता है, उसमें पानी पर ऑयल डालते हैं, ऑयल का एक लेयर फैल जाता है और फिर उस पर हम रंगोली पाउडर से या किसी और पाउडर से जो पानी में डूबे ना, उनका रख करके रंगोली बनाते हैं। कभी कभी उनको बनाने के लिए स्टेंसिल्स का प्रयोग करते हैं। ये अधिकांश आप देख लीजिए, ये स्टेंसिल्स के प्रयोग से बनाए हुए लगते हैं। तो ये साझी का अपना महत्व है। और साझी में भी बहुत ज्यादा रंग नहीं होते हैं, ज्यादातर ब्लैक कलर्स या ब्राउन कलर्स का ही इस्तेमाल होता है। एक तरीके से मोनोक्रोम टेक्निक में यह बनते हैं, जबकि रंगोली में रंगों की विभिन्नताएं होती हैं, रंगों के अनेक रूप देखे जा सकते हैं, किंतु साझी में मोनोक्रोम फॉर्म्स स्वरूप ज्यादा प्रचलित है। ये साझी लोक कला, लोक परंपरा की कला। यही हम इसको विराम देते हैं, लोक कला परंपरा की कलाओं को, और हम टॉपिक्स के दूसरे कड़ी में पहुंचते हैं, समकालीन कला एवं कलाकार। समकालीन कला जो अभी चल रहा है, कुछ वर्ष पहले से अभी तक, ऐसा नहीं कि हम आज की बात कर लें, तो जो हमारे समक्ष है, चलन में है, प्रचलित है, उनको हम समकालीन कला के अंतर्गत रखते हैं और इसका संदर्भ भारतीय ले रहे हैं। तो भारतीय कला में कैसे समकालीन, आज की कला क्या चल रही है, कितनी भिन्नताएं हो गई हैं नंदलाल बोस के चित्र में और आज के तैयब मेहता द्वारा बनाए हुए चित्रों में, कितना परिवर्तन आ गया है यामिनी राय के चित्रों में और आज के किसी लोक कलाकारों के चित्र में, बहुत परिवर्तन आया है। तो हम इस पे एक दृष्टिपात करते हैं, बहुत ही संक्षेप में है, बहुत ही एक नमूने के रूप में, एक सैंपल के रूप में आपके समक्ष है। ये सुबोध गुप्ता की एक पेंटिंग है, कलाकारी उनकी, सुबोध गुप्ता की। इनका टाइटल है वेरी हंग्री गॉड। 2007 में इन्होंने वेनिस में से बनाई थी। आप ये आकृति देख सकते हैं, किसी बिल्डिंग के आगे प्रदर्शित है। ये कलाकृति है। आप इमेजिन करिए कि कलाकृति कैसे अपने चलन को बदल रही है, कैसे कुछ भी रख देने से कलाकृति हो सकती है क्या? नहीं,
कुछ भी रखने से नहीं हो सकती है। इसके लिए उन्होंने काफी शोध किया हुआ है, काफी मेहनत किया हुआ है, काफी कार्य किए हुए हैं, तब जाके यह बनी है। और सुबोध गुप्ता एक अच्छे सेलर्स में से हैं, अच्छे ऊंची प्राइस में इनकी कलाकृतियां बिकती हैं। आप देख सकते हैं वेनिस में ही प्रदर्शित है। ये भारतीय कलाकारों की बात हम कर रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे मैंने रखे हैं सैंपल्स, कुछ कलाकारों के ही नमूने के रूप में, 6-7 ही होंगे, ज्यादा नहीं है। तो इंडियन ट्रेंड्स जो हैं यहाँ देख सकते हैं। अनीस कपूर जो भारत में कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की बात करते हैं वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड वाइड, तो उनमें से हाईएस्ट कीमत पर पेंटिंग्स बेचने वाले अनीश कपूर हैं। आज इनके नाम एक पेंटिंग वर्ल्ड में लोकप्रियता तो है ही, साथ में हाईएस्ट कीमत पाने वाले कलाकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। इनको आधुनिक पेंटिंग्स या आधुनिक कलाकृतियां बहुत सारे बेचते हैं। आजकल पेंटिंग्स का कॉन्सेप्ट भी बदल गया है, वो अकेली चित्र नहीं रह गए हैं, 2 डायमेंशनल नहीं रह गए, बल्कि 3 डायमेंशनल हो गए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो चित्र है कि मूर्ति है, कई बार वही बारोक शैली टाइप की जो पेंटिंग, स्कल्पचर या आर्किटेक्चर क्या कहें, इनमें से किसी एक को अलग भी नहीं कर सकते, और एक को अलग करने के बाद उसका अस्तित्व भी नहीं बचता। तो ये अनीश कपूर की इंटरसेक्शंस 2012 में बनी और बीजिंग में एस्टेब्लिश्ड है ये या कलाकृति उनकी। इसके बाद आप देख लीजिए, आप समझ सकते हैं कैसे कल्पना कैसे की जा रही है और फिर कैसे उसको साकार रूप प्रदान किया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी कलाकृतियों को देखने का मुझे अभी पिछले मार्च में एक्सपो 20 दुबई में लगा हुआ था, तो मेरी यात्रा हुई थी, तो बहुत सारे मैंने वहां देखे, बड़े ही अद्भुत, बड़े संग्रह थे। कई तो वीडियो रिकॉर्डिंग लेके हमारे पता नहीं इस लैपटॉप पे वो चल नहीं पा रहा था, तो मैंने उसको दिखाने के सोचा, फिर नहीं करा पा रहा हूँ आपको। तो बहुत इनोवेटिव आर्किटेक्चर के संग संग कलात्मक अभिव्यक्ति वहां देखी जा सकती है। फिर अतुल रोडिया, वुमेन फ्रॉम काबुल, बीजिंग, ये भी बीजिंग में है अतुल रोडिया की कलाकृति, जो अच्छे सेलर्स में से हैं। इनकी भी कलाकृतियां ऊंचे दामों में बिकती है। भारतीय कला और कलाकार के प्रतिनिधित्व ये विदेशों में करते हैं। उनमें इनकी कृति मार्टिन सूजा, तैयब मेहता आज से इनकी प्रभावित दिखती है। और वुमेन फ्रॉम काबुल जो बीजिंग में लगी हुई है, यह इन्होंने एक्रेलिक एंड मार्बल से बनाई है, तैयार की है इन्होंने। 2001 में इनकी कलाकृति वहां लगी थी। ये कुछ हमने जो लेटेस्ट नाम है ना कंटेम्प्रेरी, उनमें से सैंपल्स के रूप में रखे। भारती खेर, इनकी कलाकृति एन एब्सेंस ऑफ असाइनेबल कॉज, इनकी कलाकृति है। आप देखिए इसमें क्या है, कितनी जटिलता है, कितनी समझ से परे और सुग्राही है, कितने समझ सकते हैं हम। अब वेन्स बनाए गए हैं या जड़ों को लेकर के, ऐसे तो उठा के भी हम जड़ लाकर रख सकते हैं, लेकिन क्या वह कलाकृति की संज्ञा दी जा सकती है? तो परिवेश बदल रहा है, थॉट बदल रहे हैं लोगों के, प्रस्तुतिकरण के तरीके भी बदल रहे हैं। तो ये अच्छी कीमत पे इनकी भी पेंटिंग्स बिकती है। जो टॉप सेलर्स हैं, बेचने वाले हैं ऊंचे दामों पर, मैंने उन्हीं को यहाँ पर रखने का प्रयास किया है, और चूंकि नमूने के रूप में ही रखने थे इसलिए। फिर रकीब शॉ, मंकी किंग बॉन्ड्योर, 10-12 लिख दिया मैंने, 2012 में यह ग्रेफाइट में बनी हुई है आकृति। अब इसमें आप देख सकते हैं ग्रेफाइट में रिलीफ में या कुछ कलाकृतियों को संजो के कैसे किया, कलर्स भी किए गए। तो बहुत सारी चीज हमारे समझ से परे होती हैं कि माध्यम क्या चूज किया गया है, सब्जेक्ट क्या रखा गया है, टेक्निक क्या अडॉप्ट की गई है। तो यही तो सृजनशीलता है, इसी को तो समझने की आवश्यकता है। और एक कलाकार के बारे में हम समझ सकते हैं, दूसरे की हम नहीं समझ सकते। कलाकार कलाकार के बारे में नहीं समझ सकता। ये स्थिति आज की होती चली जा रही है, सब नया करने के होड़ में लगे हुए से है। फिर रविंद्र रेड्डी, कुछ हद तक इन आकृति को हम समझ ले रहे हैं। भावपूर्ण आकृति, शक्ति, यूके में 2013 में ये बनी हुई है आकृति, ब्रिटेन में एस्टेब्लिश्ड है। तो ये आकृति थोड़ी सी स्कल्पचर फॉर्म में है और हम समझ ले रहे हैं इसको, अच्छा लग रहा है तो। और नेक्स्ट ये शिल्पा गुप्ता, उनकी कलाकृति है। शिल्पा गुप्ता भी एक अच्छे कलाकार के रूप में एस्टेब्लिश्ड है।
वर्ल्ड वाइड और भारत की तरफ से विदेशों में ये सारे कलाकार प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी अपनी पहचान है, अपनी कीमत है कलाकृतियों की। ये बड़ी बात है आज के जमाने में, क्योंकि सभी का रोजगार से संबंध है। इसलिए इनकी पेंटिंग वेयर डू आई एंड एंड यू बिगिन, यह शीर्षक है। 2014 में यूके में भी इनकी पेंटिंग लगी हुई है। ऐसे कई कलाकृतियां हम सभी देख सकते हैं, और भी इनके बहुत दूसरी कृतियों को भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये भारतीय कलाकार की बात कर रहे थे, तो हम कुछ कलाकार के इसलिए रखे और उनकी कृतियों को एक सैंपल करो। फिर समकालीन कला एवं कलाकार पाश्चात्य। आज हम आपके लिए विश्व समकालीन कला जगत के 10 सर्वाधिक महत्वपूर्ण कलाकारों को लेकर आए हैं, जिनकी कला में मौलिकता के साथ नवाचारों को स्पष्टतया देखा जा सकता है। इन कलाकारों की आज वैश्विक लोकप्रियता सर्वश्रेष्ठ है और कला बाजार में इनका अपना अलग महत्वपूर्ण स्थान है। इनसे प्रेरणा ली जा सकती है, इनके ऊपर शोध कार्य संपादित की जा सकती है। अस्तु, इन कलाकारों पे थोड़ा दृष्टिपात करते हैं, थोड़े इनके बारे में हम जानते होने के बावजूद फिर से उसको रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तकाशी मुराकामी समकालीन कला प्रदेश में एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में इन्हें जाना जाता है। मूल रूप से यह जापानी कलाकार पेरोटन कला दीर्घा का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह असाधारण रूप से पुष्प कला सृजन के लिए जाने जाते हैं। उनकी कृतियों में फूलों को आकार स्वरूप दिया जाता है और वही उनकी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। वान गो की पेंटिंग हमने देखी थी फूलों पर, अभी कंटेम्प्रेरी पीरियड में भी हुआ कोई न कोई उसे कैरी कर रखा है। जापान के मंगा दृश्य के चमकीले रंगों से प्रेरित दिखती है उनकी पेंटिंग। उनके चित्रों में वह रंग चमकता हुआ ब्राइटनेस दिखता है। प्रायः उन्हें एंडी वारहोल्स का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। वह जापान के नव पॉप कला आंदोलन से भी संबंध रखते हैं तथा उनकी कृति नितांत व्यक्तिगत एवं मौलिक शैली की प्रतीत होती है। उनकी कृतियां जो है, किसी से कोई थोड़ा सा छाप तो मिल सकता है, थोड़े प्रभावित इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, किंतु इनकी कृतियां चमकदार, अच्छे ब्राइट कलर्स के, देखिए सुंदर सुंदर, कितना सुंदर सारे रंग लगाए हैं, प्राइमरी कलर बल्कि लगा दिया उन्होंने एक पेंटिंग्स में, दूसरे में उतना नहीं है। और एक स्टैब्लिश हाईएस्ट कीमत वाले पेंटिंग्स बेचने वालों में से, दुनिया के टॉप में से ये पहले नंबर पे आते हैं। इनकी और कृतियां देख सकते हैं, इनमें भी आप देखें पुष्प का सहारा लिया गया है, फूलों को दूसरे दूसरे रूपों में संजो करके उनके प्रेजेंटेशन, उनके द्वारा प्रस्तुति सामने रखने का प्रयास उनकी कलाकृतियों में हम देख सकते हैं। इनके बाद हम चलते हैं दूसरे कलाकार की तरफ, और ये हैं जेनी सावेली। जेनी सावेली अभी हाल में ही ब्रिटेन की जेनी सावेली एक महिला चित्रकारा के रूप में सर्वाधिक महंगी चित्र बेचने वाली प्रथम महिला कलाकार के रूप में उभर कर वैश्विक स्तर पर सामने आई है। अर्थात विश्व में सर्वाधिक कीमत पाने वाली पेंटिंग्स की यह महिला कलाकार हैं, जिन्हें जेनी सावेली के नाम से जाना जाता है, लंदन की हैं। उनकी कृति $12.4 लाख में सोथबेज के नीलामी में ऑक्शन होते हैं उसमें बिकी थी। बोली लगती है वहां, और पेंटिंग्स बेचे जाते हैं, वहां सभी पहुंच भी नहीं पाते, उनके लिए भी एक लंबी लाइन लगती है, बहुत सारे पैरामीटर्स को पार करना पड़ता है। उनके चित्र में शारीरिक संरचना में सृजनात्मकता युक्त भारी वक्षस्थल के साथ नग्नता दिखती है, जो उनके प्रभावकारी तकनीकी कौशल को प्रदर्शित करता है। समकालीन कला प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में उनकी कृतियों को मूर्तिकला से तुलना की जाती है। आप ये जो पेंटिंग्स हैं, एक्चुअली में लग रहा है जैसे स्कल्पचर है। यही उनकी एक सृजनशीलता है, एक स्टाइल है, और यही पहचान होती है, और इसी की फिर कीमत होने लगती है। बाद में पेंटिंग्स नहीं होती है, केवल हस्ताक्षर होते हैं महत्वपूर्ण। उन महिला कलाकारों के मध्य जेनी सावेली एक प्रोमिनेंट, एक वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में सामने आई है। नेक्स्ट, डेविड हॉकने। पश्चिम समकालीन कला प्रदेश में ब्रिटिश चित्रकार डेविड हॉकने भी विश्व की सर्वाधिक महंगे जीवित
चित्र विक्रेता रूप में स्थापित है। जो जीवित हैं और पेंटिंग्स बेच रहे हैं उनमें से महंगे कलाकारों के मध्य इनका भी नाम शीर्ष पे आता है। समकालीन कला में यह सर्वव्यापी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि हर क्षेत्र में इनकी पहुंच है, इनकी अप्रोच दूर तक है, लोकप्रियता काफी विस्तृत क्षेत्र में है। सृजनात्मक शैली के लैंडस्केप चित्रकार हॉकने टेंट मॉडर्न लंदन व सेंटर पोमेडियो पेरिस एवं एमिटी न्यूयॉर्क में प्रदर्शनियों के बाद लोकप्रिय हो गए थे। उनका विशाल लैंडस्केप क्रिस्टीज के सेल में दिखने वाली है। अभी हाल में उनकी कोई एग्जीबिशन होनी है जिसमें क्रिस्टीज एक प्लेटफॉर्म है जहां पेंटिंग्स की ऑप्शंस होती हैं, वैश्विक स्तर पर बेची जाती हैं। तो अपनी कला शैली के लिए वह समकालीन कला में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में सामने आते हैं, स्थापित है। आप ये लैंडस्केप का स्टाइल देख लीजिए और विलियम टर्नर या जॉन कॉन्स्टेबल द्वारा लैंडस्केप आप अपने ध्यान में लाइए। देखिए क्या है, कितना अंतर है, क्या सोच में अंतर आ गया है। वह लैंडस्केप जो प्रकृतिवादी हुआ करती थी, बिल्कुल रियलिस्टिक हुआ करती थी, आज यह कल्पना और सोच आधारित है कि यह मौलिकता, उनके सृजन में मौलिकता है, लेकिन ऐसा वास्तव में हो यह आवश्यक नहीं है। तो डेविड हॉकने एक अच्छे लैंडस्केपर के रूप में, मॉडर्न या एब्स्ट्रैक्ट या रियलिस्टिक लैंडस्केपर के रूप में स्थापित कलाकार की श्रेणी में आते हैं। यायोई कुसामा, यायोई कुसामा यह भी एक जापानी कलाकार हैं। आज विश्व कला जगत में यह भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप कला जगत में आज एक आंधी की तरह छा गए हैं, हर तरफ इतनी तेजी से आए हैं कि हर तरफ फैल गई हुई उनकी चर्चा। उनकी कलाकृतियां बड़े ही उच्च दाम में बिकती है। उनकी कल्पनाशीलता, उनकी अनोखी मानसिकता तथा सोच को व्यक्त करता है, जिससे उन्होंने बचपन से अनुभव किया, उन सभी को वह कला में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी कृतियों में भ्रांतजनक दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। उनमें रंग विरेचन या भाव विरेचन, चटक वर्ण, सृजनशीलता आदि उच्च कोट को की दिखती है। आप देखिए इन चित्रों में बहुत ज्यादा रंगों का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन जैसे लग रहा है गोल्डन और 3D इफेक्ट इसमें कृति में डालने का। तो ये क्या है, आखिर कहाँ जा रही कला? तो प्रेजेंटेशन आजकल महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है, प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण हो, और आप व्यक्ति को बता सकें कि आपने क्या किया है अपने कार्यों में। तो यायोई कुसामा का यह कृति, यह उपलब्धि। फिर जेफ कोन्स, पश्चिमी समकालीन जगत में यह सर्वाधिक विवादित व्यक्तित्व वाले कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात उनके संग कंट्रोवर्सी लगी रहती है, विवाद होता रहता है, और उन्हें विशाल कला नेटवर्क के लिए भी जाना। उनका एक कला नेटवर्क है जो बहुत काम करते हैं, बहुत दूर दूर तक काम करते हैं अपनी तकनीकी के द्वारा, अपने टीम के द्वारा। वह बड़े कलाकार बड़े क्षेत्रों में प्रचलित हैं, पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं। एक अमेरिकन कलाकार और गलियों के भित्ति चित्रकार के रूप में वो विश्व में काफी महंगे कलाकार के रूप में स्थापित हैं। उनकी सृजनात्मकता की सोच व प्रस्तुति कई बार आलोचना का कारण भी बन जाती है। कुछ लोग उन्हें एक कलाकार नहीं मानते हैं क्योंकि वह सृजन का कार्य नहीं करते, बल्कि उनका कार्य स्टूडियो के उत्पाद से होता है या स्टूडियो में बैठे समूह के द्वारा होता है। अर्थात उन्होंने एक कल्पनाशीलता है उनमें है जिसको सामने रखा, उस पर फिर कार्य किया। टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज करते हैं तो कलाकारिता कहाँ रहेगी, सृजनशीलता कहाँ रहेगी? लेकिन उस टेक्नोलॉजी में भी सृजनशीलता तो है, उसमें भी कुछ ना कुछ तो नया लाने की सोच होनी चाहिए, वो सब में तो नहीं होती। स्टूडियो से बने उनके आइडियाज आगे चलते हैं। अतः उनमें कला गुणों का अभाव मानकर कुछ लोग उन्हें रिजेक्ट करते हैं तथा अपनी कार्यों की श्रृंखला के कारण वह समकालीन कला में एक अलग स्थान रखते हैं। किंतु इतनी दूर तक उनकी कलाकृतियां, कला फैली हुई हैं। आप देख लीजिए इस कंपोजिशन को, कैसे उन्होंने 3D इफेक्ट डाल के प्रयास किया है प्रस्तुत करने का। तो जेफ कोन्स एक कलाकार उस स्तर के हैं जो विश्व में इनका नाम से चर्चा होती है। आई वेइवेई, ये वैश्विक समकालीन कला में चीनी कलाकार वेइवेई स्वतंत्र चीनी कला को महत्व देते हैं। आपको पता होगा, ये कदा सुनते होंगे दूरदर्शन में, टीवी न्यूज में, कि चीन में बहुत सारी परतंत्रता आज भी है मीडिया में,
हम कुछ बोल नहीं सकते, कोविड के लेके बहुत सारी चीजें हमने सुना है। तो कलाकारों में भी राष्ट्रवाद के अगेंस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, या लाल फीताशाही के अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। लाल सेना के हिसाब से ही वहां चलना पड़ता है। उनमें, इनके चित्रों में सामाजिक सरोकार को देखा जा सकता है। वह चीन में मानवाधिकार आंदोलन से संबंध है और सरकार की नीतियों का अपने चित्रों के माध्यम से विरोध करते देखे जा सकते हैं। आई weiwei एक अच्छे कलाकार हैं, अर्थात उनकी मानसिकता भी स्वस्थ है और वो एक सामाजिक विषयों से, समाज से जुड़े हुए उनका कार्य रहता है, उनकी प्रस्तुतियां होती है। वहां आए दिन मानवाधिकार के उल्लंघन की बात आती है और इस आंदोलन से उनका संबंध भी है। कलाकार के रूप में उनसे जुड़ना, उनकी नीतियों को, सरकार की नीतियों की आलोचना करना, उनके विरोध में अपने कलाकृतियों को प्रदर्शित करना या विषयों को निरूपित करना, ये बड़ी बात है। इसलिए उन्हें व्यापक प्रशंसा मिलती है। उनकी एक लंबी श्रृंखला है लोगों की लोकप्रियता की, ऑडियंस उनके बड़े हैं, स्पेक्टेटर्स उनके काफी विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं और इन्हीं लोकप्रियता के कारण अभी उनकी पत्र पत्रिकाओं में भी देखा जा सकता है। कला रिव्यू नाम की पत्रिका ने उन्हें सर्वाधिक प्रभावकारी समकालीन कलाकारों में से महत्वपूर्ण सूची में रखा है, उनमें से श्रेष्ठतम प्रदान किया है इन्हें। एक अच्छे कलाकार, अच्छे लोकप्रियता के साथ, अच्छे प्रभावशीलता के साथ, जिनका इफेक्ट हो दूर दूर तक, पॉपुलैरिटी दूर दूर। तो चीन की ये कलाकार। इसके बाद सेसिली ब्राउन, वैश्विक समकालीन कला के प्रमुख ब्रिटिश कलाकार सेसिली ब्राउन की तुलना प्रायः विलियम के डे कूनिंग अथवा फ्रांसिस बेकन से की जाती है। उनकी कला आकृति मूलक तथा अप्रत्यक्ष शैली के मध्य में झूलती दिखती है। अब उनकी कृतियों में आकृति मूलक हैं, मानव फिगर्स हैं, फिगरेटिव हैं और लहराती हुई दिख रही है, ऐसा माना जाता है। उनकी कृतियां उत्तेजक, हिंसक तथा मानसिक रूप से तंग करने वाली या उद्वेलित करने वाली भावों को प्रस्तुत करती हैं और दर्शकों में, किंतु वह दर्शकों की ध्यान अपनी ओर इन कारणों से आकृष्ट भी करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सेसिली ब्राउन समकालीन कला में एक प्रमुख व नेतृत्व प्रदान करने वाली व्यक्तित्व के रूप में सामने आई हैं और इनकी कलाकृतियां भी एक नमूने के रूप में। आज हमारा कलाकारों पे ही चर्चा है, तो कुछ कलाकार के सैंपल के रूप में। अंसेल्म कैफर वैश्विक समकालीन कला बाजार में जर्मन कलाकार अंसेल्म कैफर का बोलबाला है। आप देख लीजिए, ये भी नॉन फिगरेटिव आर्ट है और ऐसे कई कलाकृतियां आपने इनसे मिलते जुलते कुछ देखा भी होगा। काम लोग करते हैं, लेकिन एक हस्ताक्षर, एक प्रशस्ति पहुंचना, इसमें बिल्डिंग्स भी हैं, आर्किटेक्चर का भी प्रयोग किया गया है और एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल अप्रत्यक्षवाद। उनकी कला की विशेषताओं में उस विशाल कैनवास पर मोटे ब्रश के स्ट्रोक तथा गहरे तान के सहयोग से कृतियों का गठन है। उनके कैनवास में देखिए, बिल्कुल मोटा स्ट्रोक लगा हुआ है कैनवास पर, गहरे रंग लगे हैं, कहीं बिल्कुल लाइट ही है, तो एक अलग ही इफेक्ट डालने के प्रयास उनके कृतियों में देख सकते हैं हम। उनकी कृतियों में अतीत के नाजीवाद, जटिल अतीत तथा प्राच्य धरोहरों को याद दिलाती है। नाजीवाद की वो आलोचक हैं और उनके अगेंस्ट चित्रों की रचना करते हैं, विषयों को सामने रखते हैं तथा उस समय की जो परिदृश्य है, ऐतिहासिक प्राचीन जो धरोहर रहे हैं, उनसे मेलजोल खाते हुए उनको समर्पित कलाकृतियां उनकी दिखती हैं। जर्मनी की ये कलाकार अंसेल्म कैफर। कारा वाकर, एक और कलाकार कारा वाकर। वैश्विक समकालीन कला में इन्हें अफ्रीकन अमेरिकी महिला कलाकार के रूप में जाना जाता है। वह अमेरिकी जो अफ्रीका से आकर के वहां बस गए हैं, तो उन्हें अफ्रीकी कलाकार के रूप में जाना जाता है। इनकी कला शैली में आप समझ सकते हैं कटआउट जैसा भाव दिखता है, जैसे कटआउट लगा दिया गया हो, कहीं पे उठा कर रख दिया गया हो। साथ ही समाज व दर्शकों को संदेश देने का वह प्रयास करते हैं। सोशल मैसेजेस उनके चित्रों से देखे जा सकते हैं। उनकी कलाकृतियां कुछ कुरीतियों को निपटाने के लिए, कुरीतियों को समाप्त करने की तरफ या उस ओर आकृष्ट करती है जो कभी अमेरिका में प्रचलित हुआ करती थी। इनकी कला में अमेरिकी नस्ल भेद आप जानते हैं कितना गोरे काले का भेद होता है, उस पर रहती है।
गुलामगिरी अथवा दासता वाली घटनाएं जो व्यक्तियों को गुलाम बना के रखते थे या खरीद फरोख्त होती थी, उन पर आधारित है। बहुत सारे भारत से भी गुलाम अफ्रीकन कंट्री में गए, फिर दूसरी जगहों पे गए। रूढ़वादिता तथा बूचरखाना के चित्रों को भी उनके प्रदर्शन में देखा जा सकता है। बूचरखाना अर्थात कसाई खाना जिसे कहते हैं, जहां स्लॉटर हाउस, जहां मवेशियों को काटा जाता है, बेजुबान को, जो बोल नहीं सकते, विरोध नहीं कर सकते, उनकी हत्या होती थी क्रूरता से। इन सब को उनके चित्रों में सहज ही देखा जा सकता है। अर्थात सामान्य जन भावनाओं से प्रेरित, समाज को संदेश देने, कुरीतियों और बुराइयों पर प्रहार करने वाली यह कलाकार वहां काम कर रही हैं। यह भी दुनिया में एक श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में माने जाते हैं, स्थापित कलाकार के रूप में। महंगी वर्क इनके भी बिकते हैं। जीन माइकल ओथोनिल फ्रांस के एक कलाकार हैं जो शीशे की मूर्तियां बनाया करते हैं। शीशे पे कार्य करना, शीशे से चित्र बनाना, मूर्ति बनाना, मतलब ये उनका एक अपना पैशन है, उनकी एक पहचान है। और समकालीन कला में इन्हीं शीशे की आकृतियों के लिए ही उन्हें पहचाना जाना जाता है। हाईली पेड कलाकार ये भी हैं। उनके द्वारा बनाए रंगीन शीशे की मूर्तियां पेरिस शहर के वर्सेल्स शासकीय उद्यान, पैलेस रॉयल, मेट्रो स्टेशन आदि हर जगह देखे जा सकते हैं। उनकी कांच की सुंदर कलाकृतियां दर्शकों को खूब लुभाती, मनभाती और आकर्षक लगती है। कांच से लाइट्स, कांच से पानी, ये सारा चीज अब ये देख ले हैं। एक फव्वारे का है जिनमें आकृतियां तो उनकी कांच की है, साथ में फव्वारे का संयोजन है, एक तरीके से बारोक कला का नमूना। उद्यानों में फाउंटेन्स लगाना स्वरूप बदल गया। उस समय के सिमेंटेड या स्टोन्स के हुआ करते थे, आज यह उसका स्थान कांच ने ले लिया है। तो यह कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट जो कुछ आज के युग में हमारे काल में, अवधि में वैश्विक स्तर पर नाम कमा रखे हैं, काम कर रखा है। अब हम पहुंचते हैं अंतिम चरण में इस कक्षा के, आज के लेक्चर के भी अंतिम स्लाइड्स पर, और इस क्लासेस के सीरीज के भी अंतिम पायदान पर। कला में नए चलन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये अकेले में एक लेक्चर क्या, कई लेक्चरों का हो सकता है, फिर भी हम इस पर एक संक्षिप्त दृष्टिपात करते हैं। कला में नए चलन, कला में हमारे लिए नया हो सकता है और यह भी कल बदल जाएगा और फिर कल कुछ और नया आएगा। तो हर क्षण बदलता हुआ मटेरियल है, बदलती हुई हमारी तकनीक है, हमारी सोच, विचारधारा, हमारा परिवेश भी तो बदलता हुआ है। तो इसलिए कला की अभिव्यक्ति के माध्यम, तकनीक, विषय वस्तु, प्रस्तुति के तरीके सब बदल रहे हैं और बदलने के साथ हमको चलना, ताल में ताल मिला के, कदम में कदम मिला के चलना, तभी हम गतिमान रह सकते हैं, हमारी यात्रा चलती रह सकती है। नहीं तो हम स्थिर हो जाएंगे और स्थिर पानी गंदा हो जाता है, चलता हुआ पानी स्वच्छ रहता है, प्रवाहमान पानी स्वच्छ रहता है। तो इसकी तरफ देखते हैं। नए चलन आप देखिए, लोक कला में, पारंपरिक कलाओं में आप देखें तो नया चलन क्या आ गया है। भित्तियों से उठकर के कलाकृतियां कहाँ आ गई, कैनवास पर। वनस्पति और वेजिटेबल्स अथवा अर्थ कलर से सृजित होने वाली वो कलाकृतियां अब क्या यूज कर रही हैं, एक्रेलिक और ऑयल, वो सारे कलर यूज हो रहे हैं। तो ये तो ट्रेंड बदल रहा है ना। उसमें जो केवल सांस्कृतिक झलक मिलती थी, उसमें अब कोविड की पीरियड में, कोविड के निदान संदर्भित, कोविड से अवेयरनेस के संदर्भ में भी बहुत सारे कलाकृतियों का सृजन हुआ। ये लोक परंपराओं में भी हुई है, पारंपरिक कलाओं में भी हुई है। तो वह चलन बदला ना, वही चीज हम कह रहे हैं। एक कुछ पॉइंट्स में है, बहुत छोटे से हैं, एक सैंपल्स। वर्चुअल आर्ट इवेंट्स, आज आप देख रहे हैं वर्चुअल आर्ट इवेंट्स हो रहा है, ऑनलाइन कैंप, ऑनलाइन एग्जीबिशन। कभी कल्पना नहीं की थी हम लोगों ने कोविड से पहले, सब कोविड की देन है। हम सभी को घरों में कैद कर दिया, परिवार के संग रहने का अवसर दिया और बहुत सारी चीजों को सीखने को भी बताया। डरने के लिए भी कहा कि आप डरिए भी। किससे?
तो प्रकृति से। प्रकृति का यदि हम दोहन करेंगे, दुराचार करेंगे उनसे, तो प्रतिफल परिणाम बुरा ही होगा, तो उनसे डरिए। तो ये वर्चुअल आर्ट इवेंट्स, जो कलात्मक गतिविधियां हो रही हैं, वो वर्चुअली होने लगी हैं और विभिन्न माध्यमों से होती हैं। पहले हमने कैंप का होता था, शो होती थी, हम इतनी मेहनत करते, तैयारी करते थे। अब पेंटिंग से वर्कशॉप आप 3 दिन में ऑनलाइन जमा करिए। आज पहला फेज है, तो ये चीज जमा कर दीजिए वहां पे, ऐसे स्ट्रोक्स लगा के, ऐसे लाइन करके, ड्राइंग करके अपने कैनवास, आगे दिन आधा काम दिखाइए, तीसरे दिन पूरा काम दिखाइए। ये सारी चीज होते हैं। तो ये ट्रेंड बदल गया, कृतियों के सृजन का ट्रेंड बदल गया, मानदंड भी बदल गया है, पैमाना भी बदल गया है। दूसरा, 3D मोशन ग्राफिक डिजाइन। ऐसी कलाकृतियां हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे वायरल होते रहते हैं, जो बहुत सारे रंगीन अवयवों का इकट्ठा एक मानव आकृति के रूप में चलती है और फिर वह ढहती चली जाती है। क्या होता है? मोशन ग्राफिक डिजाइन तो है, 3D इफेक्ट तो दे रहा है, लेकिन क्या वो कलाकृति स्थायी होती है? नहीं होती है। उसका संरक्षण किया जा सकता है, तो संरक्षण सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट फॉर्म में हम कर सकते हैं कंप्यूटर में, लेकिन हार्ड कॉपी में किसी को हम दिखाना चाहें तो संभव नहीं है। ये चीजें बदल गई ना, ये चलन है, ये ट्रेंड है। उससे कुछ और नई चीजें आएगी, नो डाउट, परिवर्तन उसमें भी आएगा। फिर क्रिप्टो आर्ट कहते हैं, स्ट्रीट आर्ट करते हैं, ऑटो आर्ट और आउटडोर अप्रिसिएशन फॉर नेचर, कंटेम्प्रेरी अफ्रीकन आर्ट, आर्ट एंड साइंस कवरेज, मूवेबल आर्ट। ये सारे चलन नए हैं। कलाकृतियां अभी हमने जितने भी समकालीन कलाकारों की बात की, वो सारे नए तो लग रहे हैं, जिसमें कलाकृतियां मिक्स हैं। जो इंस्टॉलेशन है वो आज भी चल रहा है नई तरीके से। पहले स्कल्पचर 3D में इंस्टॉलेशन था, अब पेंटिंग्स भी इंस्टॉलेशन पे आ गई है, उनमें भी इंस्टॉलेशन है, अथवा उस इंस्टॉलेशन को चित्र में पिरोना, चित्र में उतारना, यह भी तो एक ट्रेंड है। आप देख रहे हैं, कभी कल्पना की थी कि ओवर ब्रिज, फ्लाईओवर्स चित्रों से रंग जाएंगे? क्या हमने कभी सोचा था कि मेट्रो के रेलवे स्टेशन कलाकृतियों से पट जाएंगे? क्या हमने सोचा था कभी कि मधुबनी रेलवे स्टेशन दुनिया के सबसे बड़ा लोक चित्र बनाने वाला स्टेशन बन जाएगा? नहीं सोचा था। तो ये तो ट्रेंड है। एक बहुत बड़ा सरकार की पॉलिसी भी इसमें कभी कभी काम करती है। जो स्वच्छ भारत अभियान है, उसने कलाकृतियों के सृजन में बड़ा ही योगदान दिया है। कई बार कुछ आलोचक ऐसी परिस्थितियों को नकारते हैं। माना जाता है कि स्टेशन पर दीवारों पर पेंटिंग्स कर दी जाए, देवी देवताओं के नहीं तो अच्छे अच्छे चित्र तो लगा दिए जाएं, तो अनावश्यक लोग वहां गंदगी नहीं करेंगे। लेकिन कलाकार जो आलोचक होते हैं, वो कहते हैं इससे तो पेंटिंग्स की कीमत कम हो गई। भाई ठीक है, पेंटिंग की कीमत कम हो गई, खराब हो जाएगी फिर बनेगी तो कीमत तो मिलेगी, लेकिन कौन सा आपने वहां पे ऐसी क्रिएशन ही डाली है? वो भी तो हम अवेयरनेस के लिए डालते हैं, जन जागृति के लिए डालते हैं, संदेशों को संप्रेषण के लिए डालते हैं, और यह तो आवश्यक ही है। कला की संप्रेषणता यदि खत्म हो जाए तो फिर कला किस बात की? आपकी भावनात्मक अभिव्यक्ति आपके पास, तो कला में संप्रेषणता होनी चाहिए, लोगों को संदेश जाना चाहिए। कला हमने पपेट्री को देखा था, पपेट कला। आप देखिए उसका परिष्कृत रूप, आज तक का एक छोटा सा इवेंट आता है, सो सॉरी, कितना मनोरंजक होता है, कितना हास्यप्रद, कितना अच्छा लगता है, कितना गुदगुदाता है वो। तो ये चीजें बदली है ट्रेंड, इसलिए स्ट्रीट के वॉल्स पेंटिंग होने लगे हैं, रोड पे पेंटिंग बनने लगी है। अभी 31 दिसंबर आ रहा, देखिए रोड पे कितने सारे पेंटिंग्स या चित्रात्मक गतिविधियां हो जाएंगी। ऐसे होली में बन जाती है, ऐसे दूसरी चीजों में बन जाती है। तो ये सारे ट्रेंड आर्ट आउटडोर के लिए हो गई हैं, केवल अब आर्ट इंडोर की चीज नहीं रह गई है। कॉलेज या यूनिवर्सिटीज अपनी कैंपस को सजाने का प्रयास करते हैं, भले ही वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत हो, उनको नैक कराना हो, उनके यहाँ कन्वोकेशन का कार्यक्रम हो, कैंपस सजता है तो साफ सफाई हो जाती है, आकर्षक हो जाता है और एस्थेटिक सेंस डेवलप होता है। एक बड़ी बात है एस्थेटिक सेंस डेवलप होना और साफ सफाई होना, दोनों इसके साथ। जब जहां कला है वहां स्वच्छता होगी ही होगी। चौक भी बनाते हैं तो पहले
फर्श को हम लीपते पोतते हैं। इसलिए इन कलाओं को महत्व, इन चलन को महत्व मिल रहा है। नेचर से हम कभी दूर हो ही नहीं सकते। भारत को कम से कम प्रकृति का उपासक रहा है और आगे भी रहेगा। इन प्रकृति के संरक्षण के लिए भी कलाकृतियों का सृजन होता है और वह भी आवश्यक है। तो कलाकृतियों आप देखिए, पेड़ यदि कट गए हैं तो हमको एक आकार दे देते हैं, नहीं हटाते वहां से और वह एक स्कल्पचर का फॉर्म आ जाता है। थोड़ा मॉडिफिकेशन हम कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन का रूप आ जाता है। पत्थर कहीं आड़े तिरछे मिल जाते हैं तो हम उसमें खोजते हैं क्या इसमें आकृति दिख रही है और तदनुकूल उसे पेडिस्टल पर रख देते हैं और एक अच्छा आकर्षक कृति तैयार हो जाती है। ऐसे ही आर्ट का सम्मिश्रण विज्ञान से हो गया है। जैसे क्यूबिज्म की बात की हमने, घनवाद की, ये सब सारे विज्ञान आधारित तो ही परिवर्तन आया था, उन्हीं सोच पर आधारित तो थी। तो चलन हमें लग रहा है नया चलन आज के लिए, लेकिन कल की व्यवस्था, कल की शैली उस समय के लिए नया चलन था। चलन भी बदलता चला जाता है, समय के सापेक्ष, समय के साथ उसमें भी परिवर्तन आता है। तो मुझे लगता है हम इन चीजों पर और डिस्कशन समय जब मिले तो कभी कर सकते हैं, कभी और भी चर्चा का अवसर मिलेगा। आप कभी इधर आए तो मिले हमसे। इस प्रकार से मैं अपनी कक्षाओं को आज यहीं विराम देता हूं और आप सभी को आभार, धन्यवाद, खास करके कानपुर विश्वविद्यालय को, मैडम को, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे अवसर दिया कि आपके समक्ष अपने विचार, यद्यपि आपके विषय थे, आपके द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सिलेबस है, किंतु विचार हमने अपने तरीके से आपके समक्ष रखा। आप सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, सहन किया, इसके लिए बार बार धन्यवाद। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और मैं उस स्लाइड्स पे आता हूं, आपसे मिलता हूं सामने। इसको बंद करता हूं पीपीटी को। आप सभी को इससे धन्यवाद। मैडम सुन रही हैं मैडम आप? चलिए आप लोग अपनी वीडियो भी ऑफ कर दीजिए तो एक साथ सब लोग दिखे। चौरे सर जुड़े हैं लगता है आज फिर से। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। सर वीडियो अच्छा आने लगा, दीजिए, बहुत चित्रा अच्छा। नमस्कार सर। बहुत अच्छा। आप सभी को, मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई जिज्ञासा किसी की है तो अच्छा। वीडियो आप लोग ऑन कर लीजिए तो चेहरा दिख जाए सब लोगों को फिर से एक बार, और आगे भी दिखता रहे। जब कभी भी आपको कोई आवश्यकता हो तो चित्रकूट आइए। बाकी आजकल तो बहुत सारे माध्यम भी है जुड़ने के, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी इच्छा हो। एक मेरा पीएचडी स्कॉलर कल भी उन्नाव से चल के यहाँ आ रहा है, तो उनके संग भी कुछ लोग आ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जब कभी इधर आना हो। मैडम आप भी कभी चित्रकूट आइए। आपने देखा चित्रकूट? सर मैं आपसे मिली हूँ। आई है चित्रकूट आप? जी जी, पीएचडी का एंट्रेंस था तो मैं गई थी तो आपसे मिली थी सर। क्या बात, मिली थी? ये देखिए अच्छी बात है, मुझे तो ध्यान ही अच्छा हाँ है। सर मैं मिली थी। चलिए बहुत अच्छा लगा। मैडम शुभम सुन रही हैं? जी सर। शुभी मैडम, हाँ तो मैडम कैसा रहा, अब समाप्त किया जाए? धन्यवाद आपकी सर, अनुमति। आपकी धन्यवाद आपको भी। लेक्चर की श्रृंखला के लिए, आपको इतना बढ़िया वक्तव्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोफेसर अजय सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत थोड़ा अच्छा उत्साह लगा। हो जाता है। ये प्री पीएचडी कोर्स वर्क की क्लासेस से ज्यादा मुझे एक मतलब संगोष्ठी जैसा कुछ अच्छा सा लगा जी। बहुत ही अच्छा सर ने प्रस्तुतिकरण दिया अपना। जी बेहतर, बहुत अच्छा प्रस्तुति रही। सारे मतलब जितने भी टॉपिक्स थे सबका एक कॉम्प्रिहेंसिव कंसोलिडेटेड उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया, दैट वाज वेरी नाइस। बस जी मैडम, आपने फ्रेम भी ऐसे ही बनाया था कि कुछ भी छोड़ा नहीं था। एक बहुत बड़ी चुनौती तो थी, लेकिन वह चुनौती स्वीकार करना यदि शिक्षक नहीं करेगा, अध्यापक नहीं करेगा तो कौन करेगा? फिर छात्रों से कहाँ अपेक्षा हो सकती है। और सर जब बोलते हैं तो बस यही लगता है कि सुनते रहा जाए चुपचाप। अच्छा, श्रोता भी महत्वपूर्ण है ना, तो ये तो सुनने वाले भी महत्वपूर्ण होने चाहिए। और ये आपका सहयोग रहा।
चलिए, तो चलिए फिर मैडम क्लोज किया जाए, आपकी अनुमति हो जी तो सर। रिकॉर्डिंग। जी चलिए मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके विश्वविद्यालय को भी। अगेन आप सभी को नमस्कार, जी शिवरात्रि। नमस्कार, शिवरात्रि। सभी को नमस्कार। शुभरात्रि सर। थैंक यू सर। सही, इसी के साथ हमारा PTSD कोर्स वर्क भी समाप्त हो रहा है आज। अरे बहुत सुंदर, ये बच्चों को बधाई, स्कॉलर्स को बहुत बहुत बधाई कि एक कार्ड एक बड़ा उनका पूरा हो गया। अब ये topic- लास्ट क्लास ही, अब इसके बाद जो 1-2 क्लासेस जो रिमेनिंग रह गए टीचर्स के, बस वो अपना कंप्लीट कर देंगे। बाकी आज ये सेशन ऑफिशियली कंप्लीट हो रहा है, लेक्चर्स इस सेशन के। थैंक यू मैडम। तो सही है, आपने हमारा बहुत अच्छा ये सब अच्छे से सब हम लोगों का ऑर्गेनाइज करवा दिया। चलिए, आपका भी रहा मैडम पूरा, ये बहुत बड़ा समय निकालना बड़ी बात होती है, जो भी समय है शाम का, कहीं जाना आना बहुत सारा काम रहता है, लेकिन ये चुनौतीपूर्ण था। हम सभी लोग मिलकर इसको पूरा सक्सेस किए हैं और प्रेजेंटेशन भी आपकी रही है, मुझे लगता है ये और अच्छी बात है। जो प्रेजेंट्स रहे हैं सबके, वो भी सराहनीय रहा है। तो मैं आप लोगों को एक बार पुनः धन्यवाद, नमस्कार और शुभरात्रि। 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 नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, नमस्ते, फिर मिलते हैं फोन पे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर।